तो यार ये जो कहानी है, इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किसी जगह पे कुछ लोग एक दो बच्चों को बड़ी बुरी तरीके से मार देते हैं, बड़ी बेहदरमी से, एकदम बुरी तरीके से। बच्ची कहती है कि प्लीज मेरे भैया को छोड़ दो, प्लीज अंकल वांग। वो कहता है क्यों नहीं, यदि अगर तुम ये सुअर वाला खाना खाओ तो मैं पक्का छोड़ दूंगा, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं बड़ी बुरी तरीके से उसे मारूंगा, जल्दी करो जल्दी करो। हम देते हैं वो उसे जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर घुसेड़ देता है कि जल्दी कर। हम देते हैं वो कहता है कि तुम्हारी जो माँ है ना, वो बड़ी कमाल की है। रही बात करें तुम्हारा बाप, उसका तो आता पता लापता है, कौन है किसी को नहीं पता। तो तुम दोनों क्या हमारे बहुत ज्यादा भी काम के हो। वो कहता है कि हमारे पापा हैं, हमारे पापा आएंगे। वो कहता बकवास करना बंद कर और उसे दूर फेंक देता है। उसका भाई को भी वहां पे मतलब कि मार देते हैं। वो कहता है कि ठीक है, तो इन दोनों बच्चों को खाई से नीचे फेंक दो। वो तो क्या, पर लेकिन यंग मास्टर वांग मत भूलिए, हमें मतलब कि क्या बोलते हैं, जांग ने बोला था ये दोनों बच्चे अभी भी हमारे काम के हैं, जिससे हम आपकी जूनियर सिस्टर यांग मतलब कि यांग हैंग को मतलब कि फोर्स कर सकें उनसे शादी करवाने के लिए। वो कहता है कोई बात नहीं, गिरा तो वैसे भी एकदम बेकार है, ये क्या फर्क पड़ता है उनको, बेकार है, गिरा दो। वो उधर ठीक है सर। वो अपने पापा को आखिरी बार नाम से बुलाती है। हम देखते हैं किसी जगह पे एक आदमी इमोमली के अपने आप को ब्रेक थ्रू करा रहा होता है। इसका नाम होता है टियांग यून, जो कि हेवनली इमोर्टल पैलेस का क्या बोलते हैं मालिक होता है, यानी कि मास्टर होता है, लॉर्ड होता है। उसे आवाज सुनाई देती है ये वाली। वो कहता है कि लगता है कि इस वक्त हमारे यंग मास्टर जो है ना वो ब्रेक थ्रू करके रहेंगे। आखिरकार एक आदमी जो कि हेवन एंड अर्थ के एकदम बीच में पहुंच चुका है, एकदम पीक लेवल पे, इमोर्टल रिलम पे जल्दी पहुंचने वाला है। और ये होता है, इसका नाम होता है शुई फैंग, जो कि होता है हमारे हेवनली इमोर्टल पैलेस के अर्थ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और इनविजिबल मतलब कि पेविलियन में से एक का हेड होता है ये। वहां पे हम देखते हैं दूसरे वाला उसका चीयर अप कर रहा होता है। वो कहता है वेट एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। होता कि क्या हुआ, तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि कोई उनको डिस्टर्ब कर रहा है। और हम देखते हैं अचानक से बिजली गिरने के कारण वो लोग वहां पे मतलब कि अटक जाते हैं। हमारा मीटर वहां पे नीचे आके गिरता है। वो कहता है सर आप ठीक हैं। वो कहता है कि पैलेस लॉर्ड का ब्रेक थ्रू फेल हो गया। वो कहता है कि मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं। वो देख क्या बच्चे, हम देते हैं वो वहां पे टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने लगता है। वो कहता है सर आप अभी अभी आपका ब्रेक थ्रू फेल हुआ है, आप प्लीज ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है मुझे करना होगा, और वो वहां पे गायब हो जाता है। वो कहता है पैलेस मास्टर को ढूंढो, वो सब सीरियसली इंजर्ड हैं। हम देखते हैं किसी जगह पे। वो कहता है गिरा दो इन दोनों बच्चों को। होता है सर ये दोनों मासूम से बच्चे हैं। वो होता मासूम, क्या तुम्हारे मासूम बच्चे नहीं है? अरे बस दोनों कचरा है, इनको फेंक दो। ऐसा लो लेवल जीव इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं है। अगर तुम इनको मतलब कि गिरा दोगे तो क्या पता तुम्हारे कल से भी बच्चे खाना खाने लायक रहेंगे। वो तो सही कहा। और वो जैसे गिराने वाले होते हैं तभी वो लोग किसी को देख के डर जाते हैं। वो कहता है कि क्या हुआ। वो कहता है पैलेस मास्टर सामने की तरफ। हम देते हैं वहां पे आता है हमारा मीटर और उनके ऊपर एक अटैक करके उन सबको जान से मार देता है और अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ में लेता है। वो बच्ची बेहोश होने पहले आखिरी बार अपने पापा को बुलाती है। और हम देखते हैं हमारा मीटर वहां बड़ा गुस्से में होता है, परंतु तभी उसके मुंह से खून निकलता है। वो लोग उसके बंदे वहां आते हैं। वो कहता है पैलेस मास्टर, अच्छा तो ये है यंग मास्टर और यंग मिस। वो कहता है कि यंग मास्टर एक मिनट, यंग मास्टर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, लियांग किंग जरा चेक करो। वो जैसे ही चेक करता है वो कहता है कि यंग मास्टर, हमारे जो यंग मास्टर है ना उनके जो अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, पर लेकिन इनका किसी ने सुप्रीम बोन जो है ना वो किसी ने चुरा लिया। वो कहता है क्या कहा चुरा लिया। वो कहता हाँ। वो कहता पता करो, इन्वेस्टिगेशन करो कि ये सब कुछ किसने किया है, कौन मेरे बच्चों को जान से मारना चाहता है। वो कहता है ये सर। दूसरी तरफ एक पैलेस के अंदर वो लोग वहां पे उनको बच्चे को रखे होते हैं कि सर जो आपकी बेटी और आपके जो यंग मास्टर यानी कि बेटे वो एकदम सही सलामत है, बस इनको कुछ नहीं हुआ, एकदम सही सलामत है। वो कहता है कि पैलेस लॉर्ड हमने अच्छे से मतलब कि पता कर लिया है। इन दोनों बच्चों का नाम है, एक लड़के का नाम ये और लड़की का नाम है हुईजी। इन दोनों के साथ जबरदस्ती इस प्रकार से किया गया क्योंकि जो कियानयू माउंटेन का मतलब कि जो फोर्थ यंग मास्टर है जांग हुई, उसने ये सब कुछ करने को कहा था। इन दोनों की बच्ची की माँ को जो है ना फोर्स करना चाहता था उससे शादी करने के लिए। उनके बच्चे की जो माँ है, इन दोनों बच्चों की माँ, वो है और कोई नहीं हर्ट बार्थ सेक्टर की फॉर्मन होली मेडल शी यांग। उसे अपनी कुकुमबाई बनाना चाहता है। आज उसकी मैरिज है उसके साथ, वो जबरदस्ती उसके साथ शादी करना चाहता है। वो होता है कि शुई फैंग यही रहो, मेरे बच्चों को ध्यान रखो। होता है पैलेस लॉर्ड, होता है इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा। कि पापा मम्मा को बचा लो, वो खतरे में है। वो कहता डोंट वरी, मैं उन्हें बचा लूंगा, टेंशन मत लो। फिर हम देते हैं हमारे बच्चों के घर का सीन जहाँ पे हम देते हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, कहाँ है वो कमीनी, अब तक दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। वो देखिए मास्टर जांग, अरे आप चिंता मत कीजिए, वो अभी बस आती होगी, तैयार हो रही होगी। उसके आसपास बहुत सारे सोना चांदी होते हैं। बोलते जूनियर सिस्टर क्या करी हो, जल्दी तैयार हो। वो कहता है सीनियर ब्रदर वहाँ मेरे बच्चे कहाँ हैं। वो वेल उन्होंने उन दोनों को मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो कहता है अगर तुम एग्री कर लेते तो ठीक है। सीनियर सिस्टर यांग, जूनियर सिस्टर यांग, मेरी बात सुनो, उन बच्चा को छोड़ो, वो तो बस ऐसे ही कचरा थे, एक गलती थी, छोड़ो उन लोगों को। मैं इस वक्त वो लॉर्ड रिलम के ऊपर हूँ, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं, नई शुरुआत करते हैं। वो कहता है उन लोगों के अंदर मेरा खून है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ एज ए सीनियर ब्रदर के रूप में, वो बच्चे मेरे हैं, समझे, उनके अंदर मेरा खून है। वो कहता है कि उनको तो उनका बाप भी नहीं पता क्या कौन है, वो ऐसे ही पैदा हो गए थे, उनको एक गलती समझो प्लीज, चलो मेरे साथ यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
हूँ। वो कहता है कि बकवास करना बंद करो, उस जांग को जाके बोल दो, यदि अगर मेरे बच्चों को कुछ भी होना याद रखना मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूंगी। वो उसके साथ जाने लगती है। वो कहती है बस जैसे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी मैं इस जांग को जान से मार दूंगी और अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाऊंगी किसी भी तरीके से। वो कहता है कि इस औरत का किलिंग इंटेंट मुझे यहाँ तक महसूस हो रहा है। यह अगर औरत खूबसूरत और हॉट नहीं होती ना तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता। ऊपर से ये वहाँ की फॉर्मल होली मेडल भी है हार्ट बार सेक्टर की। वो कहता है कि यो मैजेस्टी आप बड़ी कमाल की हैं, आपने एक सबसे कमाल की मुर्गी को पकड़ा है। उधर यो मैजेस्टी पर आपको फ्यूचर में थोड़ा ध्यान रखना होगा। उधर ध्यान बस कुछ मंथ इसके साथ मजे करूंगा, ये बस मेरी एक यूज होने वाली बॉडी गर्म करने वाली एक टूल होगी और ज्यादा कुछ नहीं। इसके बच्चों को तो मैंने मार ही दिया है, जल्द ही मार दूंगा। जैसे मेरा मन भर जाएगा ऐसे मैं जानवरों के आगे दे दूंगा। वो कहता है जैसा एक्सपेक्ट था यंग मास्टर से, तभी उनका रास्ता कोई रोकता है। वो कहता कि कौन है साले, दफा जा हमारे रास्ते से। वो कहता सुना नहीं, तभी हमारे उसका हाथ वहां तोड़ देता है। वो कहता है कि मेरी बीबी कहाँ है। ये सुन के वहां पे हम देते हैं वहां पे यांग हैरान हो जाती है। वो उतरते देखती है कि वहां पे ऑलरेडी सब कुछ मारा जा चुका है। वो कहता है कि टियान यान वो आती है और जोर से हमारे मिगट को थप्पड़ मारने वाली होती है पर लेकिन रुक जाती है। वो कहते तुम वापस क्यों आए, डोंट फॉरगेट आई थी वो जिसने तुम्हें यहाँ से भगाया था, तुम आए क्यों वापस। वो बच्चे एकदम ठीक है और इस वक्त टाउन के किसी घर के अंदर है, वो एकदम सुरक्षित है, तुम जाओ उनके पास। वो जाने लगती है। वो और तुम्हारा क्या, कि मुझे कुछ काम है मैं आता हूँ। वो ठीक है अपना ध्यान रखना, हम देते हैं। वो उस फोर्थ यंग मास्टर को उठाता है कि चल बता मेरे बेटे का फैमिली सुप्रीम बॉन कहाँ है। वो कहता कौन है तू साले, तुझे पता है कि मैं कियान्यू माउंटेन से बिलोंग करता हूँ, तू मारा जाएगा। हमामीडे उसका हाथ को काट देता है। वो कहता कमीने, वो फिर से उसका हाथ को काट देता है। वो कहता है कि बताता हूँ वो एक्चुअली उसके बेटे की यानी कि ये कि उसकी रीढ़ की हड्डी की बात करी हो ना, मुझे जहाँ तक याद है वो जो मेरा 7th भाई है ना वो उसका पावर एकदम पीक लेवल पे पहुंच चुका था, तो उसे कोई एलेक्सर चाहिए था। तो हमें जब पता चला कि उसके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है तो हमने उससे उसका एलेक्सर ले लिया एंड देन हमने अपने भाई को दे दिया बिकॉज वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है और उसे 9 क्लाउड सेक्टर ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हारे लिए बेटर रहेगा मेरे सेक्टर से और 9 क्लाउड सेक्टर से पंगा ना लो तो तुम बेटर रहोगे, बच जाओगे। वो कहता तुझे पता भी हम कहाँ गए हैं। वो कहता मेरा सेक्टर है ये, तो हम देते हैं। वहां पे एक बंदा कहता है कि कहाँ है मेरा 4th ब्रदर, वो अब तक आया क्यों नहीं। वो कहता बस वो अपनी दुल्हन को लेके आ ही रहे हैं। वो तक साले वो एक ठरकी आदमी है, जल्दी से उसको पता करो कि कहाँ है वो। तभी हम देते हैं वो आता है सीधा दीवार के अंदर फिट होके, ये देख के वो कहता है कि मेरा 4th ब्रदर। तभी हम देते हैं माँ मेट वहां होता है। वो कहता है कि तो तुम हो यहाँ के 3rd ब्रदर। वो कहता है कि पैलेस लॉर्ड ने पता किया यहाँ पे 8 एल्डर्स हैं और इसके जो 8 बच्चे हैं ना वो मिसिंग है। पैलेस लॉर्ड हमने पता किया कि यहाँ पे 1580 डिसेबल है, ठीक है, और 280 जो है ना वो हाफ डीमन स्लेव है और 223 जो है ना वो स्लेव्स है, ह्यूमन स्लेव। वो कहता है यहाँ पे सारे लोग बहुत बेकार हैं, बस बुरे काम करते हैं। वो कहता है कि चलो आज इनके पापों की सजा देते हैं। वो कहता है कि तुमने मेरे भाई को इंजर्ड किया। वो कहता है यस। तो हमारा अपनी पाव को रिलीज करता है। वो कहता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वो कहता है मैं आज तुम्हारे सेक्टर को ही यहाँ तबाह करने आया हूँ। वहाँ पे जो एल्डर्स जो होते हैं वो वहाँ पे जितने भी जो हाफ ह्यूमन मतलब की होते हैं यानी कि डेमी ह्यूमंस उन सबको आगे करे होते हैं अपने डिफेंस के लिए। वहाँ पे एक मतलब कि 2nd ब्रदर आता है। वो कहता है कि कौन है जो कि मेरे माउंटेन के ऊपर अटैक कर रहा है। उधर 2nd ब्रदर आप फाइनली हाँ आ ही गए। हम देते हैं वहां पे आता है अपना फैंग सुई अपना फैन लेके। ये देखिए वहां पे लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं पर लेकिन वो बस अपने फैन की मदद से उन सबको वहां मार देता है। वो कहता है इम्प्रेसिव, इतने सच यंग एज में मोनाज स्टेज पे, वाह 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 वाह, तुम सब साइड हो, मैं इससे निपट लूंगा। वो कहता है कि हमारे जो ब्रदर है वो 2nd स्टेज मोनाज पे है और जल्द ही ब्रेक थ्रू करने के बाद मिडिल स्टेज मोनाज पे आ जाएंगे एंड देन फिर धीरे धीरे ये ग्रेट एम्पर पे पहुंच जाएंगे। वो कहता है मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ मेरे सेक्टर में ज्वाइन हो जाओ, मैं और तुम दोनों मिलकर यहाँ पे अपना धूम मचाएंगे और यहाँ तक कि मैं तुम्हें मदद करूंगा ग्रेट एम्पर बनने में। वो तो तुम गलत हो। वो तब मैं गलत हूँ, किस चीज में मैं गलत हूँ। शुई अपनी पाव को वहां रिलीज करता है। ये देखिए वो कहता है कि 1 मिनट ऑलरेडी ग्रेट एम्पर रिलम पे है ये बंदा। ये सुन के सभी भागने लगते हैं कि भागो। वो कहता है सच में और वो जोर से अटैक करता है। हम देते हैं वो कहता है कि सेक्टर एन सेक्टर को जाके बताओ। हम देते हैं वो कहता है कि एन सेक्टर को जाके बताओ। क्या बताओ, लगता है अपने प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के लिए एक सिंगल ब्लो में मारा गया, सच है वीक। हम देते हैं मेन हॉल में जहाँ पे वो कहता है कि ग्रेट एम्पर ने हमारे पे अटैक किया है, एक नहीं शायद 2-3 है, पर फिर भी हमारा कनेक्शन 9 क्लाउड सेक्टर के साथ है, उनको इन्फॉर्म करो। एन सेक्टर जैसे आर्टिफैक्ट को ओपन कीजिए, वो ग्रेट एम्पर रिलम पे है। वो कहता है कि ग्रेट एम्पर रिलम पे है, वो आपके काम पे अटैक क्यों कर रहा है वो तो पता नहीं, पर अगर अभी उनके ऊपर अटैक नहीं किया अपने इफेक्ट की मदद से तो मे भी हमारा पूरा सेक्टर तबाह हो जाएगा। वो तो सही कहा। वो कहता तुम सब शांत हो जाओ। वो था एन सेक्टर
वो कहता है कि आर्टिफैक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा पावर, बहुत सारा रिसोर्सेस कंज्यूम करता है। मिनिमम हमारे 10 साल के रिसोर्सेस तो एक ही बार में खत्म हो जाएंगे, पर लेकिन फिर भी अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अपने सेक्टर को तबाह होते देखने से अच्छा है कि हम उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करें। सभी लोगों को बोलो रिट्रीट करें, ठीक है, जितने भी डीमन स्लेव्स हैं उन सबको आगे कर दो, बाकी आर्टिफैक्ट को तैयार करो। वो कहते ठीक है माय लॉर्ड, हम देते हैं। वो लोग वहां पे डीमन स्लेव्स को आगे कर देते हैं। वो कहते कि जा आगे जा। वो कहते कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी हमारा मीटर वहां आगे आ जाता है, जिसका खौफ देखते ही वो लोग डर जाते हैं। वो कहते रिट्रीट मत करो, मर जाओ, परंतु उसे रोको। हमारा मीटर आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है यहाँ देख क्या रहे हो, जाओ, और उनके ऊपर अटैक करता है उन डीमन स्लेव्स के ऊपर। वो कहता है पापा, वो कहता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी, जाओ जाके उसके ऊपर अटैक करो। ये हमारा मीटर की ऐसा अटैक करता है जिसके थ्रू हम देते हैं बस उस सेक्टर के लोग जो है ना बस वही उससे इफेक्ट होते हैं। डीमंस को वहां कुछ नहीं होता। वो कहता है चुपचाप माउंटेन के यहाँ से नीचे चले जाओ। देखिए थैंक यू एम्परर, और वो सब लोग जाने लगते हैं। हमारा मीटर अपने 2 खून की बूंद उसके माँ बाप के पेट के अंदर डालता है। वो कहता है कि बच्ची तू इकलौती बची है। वो बच्ची वहां अपने हथियार उठाती है। वो कहता है कि तू क्या करेगी लड़की। वो कहती है तुझे मार दूंगी। तभी हमारा मीटर उसे रोकता है कि नहीं नहीं नहीं, जीवन में कभी भी हेट गुस्से में आके कभी भी कोई कार्य मत करो, अपने माँ बाप के पास जाओ। और वो अपने माँ बाप के पास जाने लगती है। वो कहते कि आपका शुक्रिया एम्परर। वो कहते तुम क्या करोगे, और उसे वहां मार देता है। होता है वही जो मैं करना चाहता हूँ। जीवन में कभी भी नफरत में आके, गुस्से में आके कभी कोई कार्य मत करो। जीवन में मन और तन को शांत रखो, तब सफलता मिलेगी। और वो आगे जाने लगता है। माउंटेन के नीचे चले जाओ, यहाँ पे अब तबाही होने वाली है। वो लोग चले जाते हैं। हमारा बेटा आगे खड़ा होता है माउंटेन के टॉप पे, वहां पे एंसेक्टर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि मेरे आज सेक्टर के ऊपर इतनी बड़ी कैलेमिटी आई है। 10,000 साल से हमने अपनी फाउंडेशन को बना के रखा था, अपनी इस फॉर्मेशन को भी बना के रखा था। लगता है आज उसको इस्तेमाल करने की बारी आ गई। और वो वहां पे अपना ग्रेटेस्ट वेपन को समन करता है, स्नाइपर को, अजूरा स्नाइपर, कि मुझे मेरे ग्रेट एम्परर ने दिया था, मुझे पावर दो। और वो लोग उसे पावर दे रहे होते हैं। और वो वहां पे अपने अटैक को तैयार करा होता है, जिसकी एनर्जी महसूस करके वो चारों कहते हैं कि एक ग्रेट वेपन। वो कहता है कि मेरा ड्रैगन स्पीयर, और वो ड्रैगन स्पीयर को वहां समन करता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई मेरे सेक्टर में आके इतनी आसानी से कोई बच जाएगा। तो उसके ऊपर एक जोर से ताबड़तोड़ अटैक कर देता है। मामेटर भी अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाला होता है कि 7 ड्रैगन फ्लैश, और हम जीते हैं। वो एक जोर से ड्रैगन वाला अटैक करता है और उसके अटैक को वहां डिफ्लेक्ट करके उस एंसेक्टर के ऊपर जाके लगता है और एंसेक्टर ऑलमोस्ट वहां पे मारा जाता है। वो कहता है कि ये ग्रेट एम्परर सभी बियॉन्ड लेवल पे है। देखिए वहां पे अपना शुई कहता है कि बस एक ब्लो ही, हट यार बहुत कमजोर है ये लोग। डोंगशुई कंट्री के अंदर जहां पे वो कहता है ग्रेट जनरल एक प्रॉब्लम खड़ी आज की है कि यांग्यू माउंटेन के ऊपर अटैक हो चुका है। वो देख क्या किसने यांग्यू माउंटेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, टेलीपोर्टेशन तैयार करो। वो तो हाँ, तभी वो कहता है कि ये तो बढ़िया है, यांग्यू माउंटेन से मैं डील नहीं कर पाया, पर लेकिन वहां से अब कोई हो तो डील कर लेगा ना। जैसे ही हो जाता है वो कहता है कि तो ये आपने किया है, द लॉर्ड ऑफ हेवनली पैलेस, सच में ये तो आप ही हैं। और तभी हम देते हैं वहां पे कुछ लोग आते हैं। वो कहता है कि हम फाइनली आ ही गए। हम देते हैं, वो कहता है कि बच्चे अपना दिमाग खराब मत करो, जब पीछे हट जाओ। वो लोग देखते हैं कि वो कहता है कि अरे जनरल फैन, कहता है कि किसने मेरे आके कहा मेरे सेक्टर को, मेरे माउंटेन को तबाह किया। तभी हम आमेटे उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो कहता है कि मेरे डिसेबल को छोड़ो। अरे एल स्ट्रॉन्ग यही रुक जाइए प्लीज, रश मत कीजिए। आप जानते भी वो बंदा कौन है, उधर कौन होगा, चाहे हेवनली किंग ही क्यों ना हो, मेरे डिसेबल को छोड़ो। वो कहता है तो वो है द ग्रेटेस्ट लॉर्ड ऑफ द हेवनली पैलेस। ये सुन के वो कहता है क्या? वो कहता है कि तू है वो जिसने ये के शरीर के अंदर से हेवनली स्पिरिट रूट को निकाला था। वो कहता हाँ अच्छा, हाँ मैं ही हूँ वो। उसके पास सच्चे कमाल का टैलेंट था, पर लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम था वो। तब उसके पास से मैंने टैलेंट ले लिया, वो मेरे से बेहतर नहीं बन सकता, मैंने ले लिया। एंड देन देखो मैं रिकॉग्नाइज हो गया। क्या तुम उससे वो लेने के लिए आए हो? कभी नहीं हो सकता मेरे भाई लोग। तभी हम आमेटे उसके शरीर में हाथ डाल के उससे वो एक चीज लेता है। मतलब कि वेट, ये मेरे बेटे की हेवनली स्पिरिट बोन नहीं है। मतलब कि इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन। और वो वहां पे मर जाता है। उसका मास्टर को गुस्सा आता है कि ये चाहे हेवनली लॉर्ड ही क्यों ना हो, मैं इसे जान से मार दूंगा। मेरे 9 इमोर्टल सेक्टर को तुमने समझा क्या है? और वो अपनी सबसे पावरफुल अटैक उसके ऊपर करता है। ये देख के जनरल कहता है कि ये अब तक सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, इसके सामने मोनास लेवल का आदमी भी नहीं टिक सकता। तभी हमारा मेटे उसके अटैक को वहां डिफ्लेक्ट कर देता है, उसे वहां पीछे कर देता है। वो कहता है सीनियर, वो कहता जैसा एक्सपेक्ट था, द लॉर्ड ऑफ द हेवनली पैलेस, आदमी मेरे सामने नहीं, मैं नहीं टिक पाया इसके सामने, बट लेकिन इस चीज का मैं याद रखूंगा, मेरे डिसेबल की मौत का बदला है, ये सब कुछ है। लॉर्ड तैयार हो जाओ, मेरा 9 इमोर्टल क्राउड सेक्टर कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, बस इंतजार करो। तभी वो कहता है रुक जाओ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग? मेरे 9 क्लाउड सेक्टर के डिसेबल को यहाँ पे मार देगा, क्या हम डरते हैं हेवनली पैलेस के लोगों से? वो कहता नहीं ऐसी बात तो नहीं है, पर और वो वहां पे अपना अटैक करता है और उन दोनों को वहां पे मार देता है।
वो कहता है यदि अगर मैंने एक्ट नहीं किया होता ना तो ये लोग यहाँ पे अपने पूरे इंटायर 9 क्लाउड सेक्टर को यहाँ बुला लेते हैं और तुम दोनों को आज मैंने मारा है तुम लोगों के बिहाव पे। मेरे कंट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा ऑरा तो पहले से भी कम हो चुका है हेवनली इमॉर्टल। लगता है कि तुम अपने ब्रेक थ्रू में फेल हो चुके हो। यदि अगर इस बारे में पता चला ना ये न्यूज सेपरेट हुई ना तो 10 डीमन पाथ 10,000 गोस्ट क्लेव और होली लैंड को और यहाँ तक कि द स्पिरिट गोल्ड डायनेस्टी को भी अगर इस बारे में पता चला तो वो सारी फोर्सेस जिसको तुमने ऑफेंड किया है वो सारी की सारी मिलके तुम पे एक बार में अटैक करेंगे और तुम जानते हो तुम उनसे एक बार में नहीं जीत सकते। तुम्हें पता है ना कि इस प्रकार से क्या स्ट्रेंथ बनोगी। वो कहता है कि ये मैं धमकी दे रहा है। वो कहता जैसा एक्सपेक्ट था। हाउ एरोगेंट यू आर। ठीक है मैं चलता हूँ। उसको पीछे से गालियां देने लगता है। तभी वो कहता है शांत हो जाओ यार, ये गाली वाली देना हमारे सौभाग्य की बात नहीं है। और वो वहां से गायब हो जाता है। और फिर रात के समय हम देखते हैं वो लोग अपनी माँ के साथ जा रहे होते हैं। मतलब मदर मैंने पापा को देखा। मतलब तुमने गलती की है, वो आदमी तुम्हारा बाप नहीं है। उधर पर लेकिन मम्मा मैंने देखा वो पापा थे, वो रहे। हम एकदम वहाँ आगे खड़ा होता है। वो कहती है कि ये तुम्हारा बाप नहीं है। उधर पर मम्मा उधर घर के अंदर जाओ और वो घर के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं वो उसके पास आती है। वो कहती है कि वो दोनों तुम्हारे बच्चे नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। हम लोग अलग हुए 10 साल हो चुके हैं और ये लोग 5 साल पहले ही पैदा हुए हैं, तो पॉसिबली ये तुम्हारे बच्चे नहीं है। हमारी जान बचाने का शुक्रिया, अपना समय बर्बाद मत करो हम पे, तुम्हारे समय तो प्रीशियस है। जाओ तुम्हें इंपॉर्टेंट काम भी होंगे, जैसा कि तुमने पहले भी बोला था मुझे कि इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। वो कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरी बात तो समझो। परंतु वो अंदर चली जाती है। वो यहाँ रोने लगती है। वो कहती मम्मा, वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम लोगों को बहुत झेलना पड़ा, प्लीज मेरे कारण तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। मुझे मम्मा क्या सच में वो पापा नहीं है? मम्मा टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा। मैं आपको और छोटी बहन को दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी गुना जाए, हमें बाद में कोई बुली नहीं करेगा। मम्मा मैं पार्टिसिपेट करूंगा इस साल होने वाले हार्ट सेक्टर के अंदर डिसेबल सिलेक्शन के अंदर, वो कितना डिफिकल्ट क्यों ना हो, मैं उसके अंदर सेलेक्ट होकर रहूंगा और स्ट्रॉन्ग बन के रहूंगा। हम देखते हैं वहां शुरू जाता है, होता पैलेस लॉर्ड। जितने भी वहां पे क्या बोलते हैं, मतलब जो थे ना डीमंस, उन सब ने हमारे वहां पे क्या बोलते हैं हेवनली पैलेस के अंदर अपना सिलेक्शन करवा लिया है। आज के हैं बिना किसी समस्या। होता बढ़िया, होता पैलेस लॉर्ड। मिस शी ने जो कहा क्या वो बात सच है? 5 साल पहले हुए हैं वो बच्चे, तो क्या वो सच में आपके बच्चे? वो कहता है कि जब मैं ब्रेक थ्रू कर रहा था, मेरा ब्रेक थ्रू फेल कैसे हुआ? क्योंकि मुझे इनकी आवाज सुनाई दी। ये लोग मेरे प्रति कनेक्टेड है, मेरे दिल और मेरे ऑर्गन से, और ऐसा तभी होता है जब ब्लड रिलेटेड हो। इनके अंदर मेरा खून है, इनके अंदर से मुझे मेरी वाइब आ रही है, ये मेरे ही बच्चे हैं। पैलेस लॉर्ड हमें रिसीव हुआ है कि 10,000 गोर सेक्टर के जो लोग हैं उन्होंने अपने 2 बंदे भेजे हैं इस मैटर के ऊपर जांच पड़ताल करने के लिए, पर लेकिन अदर फोर्सेस का अब तक कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने तब तक कोई भी मूव ऑन नहीं किया। और यहाँ तक कि कोंगयांग कंट्री का, कोंगयांग सिटी का जो स्वॉर्ड सेंट है ना, वो यहाँ आया है। वो होता है कि स्वॉर्ड सेंट ठीक है, उसे वूचैंग के ऊपर छोड़ दो। बोलता ओए वूचैंग तेरे लिए काम है। वो कहता है क्या यार मैं जा रहा हूँ। वो कहता है कि ये वूचैंग अपने आप को समझता क्या है, इसने मास्टर की एक डिवाइन टेक्निक को मास्टर किया है। यहाँ तक कि देखो कितना चेंज हो चुका है। पहले ये सबको रिस्पेक्ट देता था, अब साला मास्टर तक कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है। कि एक डिवाइन टेक्निक जो है ना वो बड़ी डिफरेंट है और सारे लोग कभी उसे नहीं समझ सकते कि वो इतना पावरफुल है। तभी तो मास्टर को भी इसकी परवाह नहीं है, टेंशन मत लो। लीक किया हूँ। क्या तुम्हें कोई न्यूज मिली मेरे बेटे के स्पिरिचुअल रूट के बारे में, स्पिरिचुअल बोन के बारे में? कंटिन्यू करो और यहाँ तक कि उसे 9 इमॉर्टल क्लाउड सेक्टर के लोगों के ऊपर पता करो कि कहाँ है वो। जानता हूँ इस मामले में और भी फोर्सेस मामले इन्वॉल्व है। लगता है कि किसी को कुछ ना कुछ पता है मेरे बारे में कि ये दोनों मेरे बच्चे, तभी तो उन्होंने इनको ही टारगेट किया। उधर ठीक है पैलेस मास्टर, मैं पता करता हूँ। ठीक है अब पब्लिकली तुम लोग मुझे यंग मास्टर कहो, ठीक है? अभी हार्ट बार्थ सेक्टर के अंदर ही कुछ समय के लिए रहूंगा, इससे मैं अपने आप को थोड़ा अपने एडियंस को भी रिकवर कर सकूं कि अगला जब मैं अटेंड करूं तो उसमें मैं इमॉर्टल बन ही जाऊं। ठीक है तुम लोग भी जाओ। वो उधर ओके यंग मास्टर। और फिर जाने से पहले उनको कुछ बात कहता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। वो अपने हाथ पे तरफ देखता है। वो कहता है बस कुछ समय और इंतजार करो मेरा, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई से रूबहू करवाऊंगा। देखते हैं वहाँ एक गैलरी के अंदर जहाँ पे हमारे दोनों बच्चे भी आए होते हैं। बेटी बाप को देखी कहती कि एक मिनट पापा, उधर देखो पापा। वो देख कि मम्मा ने कहा ना वो पापा नहीं है। बेटा भी उनको देखते हैं। तभी वहाँ पे एक एल्डर कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, जिनका दिल साफ है, जिनका एम्बिशन है आगे चल के कुछ ना कुछ करने का, बड़े ग्रेट करने का, अपने देश को कंट्रीब्यूट करने का, सिर्फ वही लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तुम्हारे हमारे सेक्टर के अंदर एंट्री करनी है तो तुम्हें इस टेस्ट को पास करना होगा। तुम्हें मार्शल आर्ट प्रैक्टिस हिल के ऊपर पहुंचना होगा 12 बजे से पहले। वो जो नहीं पहुंचा वो एलिमिनेट हो जाएगा। चलो टास्क शुरू करो। और हम देते हैं सभी लोग भारी भारी पत्थर से भरे हुए बैगों को उठा के लेके जाने लगते हैं। बेटी तो वहां पड़ी जाती कि अरे यार टेंशन मत लो, तुम घर जाओ, मैं लेके आता हूँ। वो कहता है कि मेरा बेटा, ये देखिए वो कहता है कि यार हमारे यहाँ पे बच्चे तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या सामान आ चुका है। उधर बर्तन वहाँ हुई, उधर वहाँ देखो वो बंदा तुम्हें देखने से थोड़ा फैमिली लग रहा है। उधर एक मिनट ये तो वही बंदा है ना उस समय वाला, टियान्यू। आई कांट बिलीव ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके बारे में जल्द से जल्द मास्टर के बारे में रिपोर्ट करके आओ, जल्द से जल्द, कि मुसीबत खड़ी नहीं होनी चाहिए। वो उधर ठीक है, वो चला जाता है। वहाँ पे बेटी दे जाती है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं शुई आता है। वो कहता है कि कैसी हो? वो कहते कि आप तो वही है ना जो पापा के साथ थे।
उधर की हाँ तुम अपने भाई को यानी कि यंग मास्टर को देखना चाहोगे। हम पहाड़ चढ़ते समय वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि इतनी भारी बकेट के अंदर जिसके अंदर पत्थर डाले हो वो चीज को लेके चलना बड़ा मुश्किल। एक बंदा वहाँ चीटिंग कर रहा होता है, तभी इंस्ट्रक्टर उसे देख लेता है, उसे फेल कर देता है। वो कहता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, परंतु उसे नीचे धकेल देता है। हम देते हैं वो जाके अपने टकराने वाला होता है। वो कहता है कि ये टेस्ट तो सच में बहुत ज्यादा खौफनाक है, यहाँ पे चीटिंग नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि मुझे अपनी हिम्मत करके ऊपर जाने होता, और हम देते हैं सब लोग जाने लगते हैं। हमारा जो मतलब कि शाओयन जो है उसकी भी हालत वहाँ खराब होने लगती है। वो वहाँ हार मानने लगता है कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। वो होता तो मैं साथ गिव अप कर देना चाहिए। हम देते हैं उसे वहाँ पे शुई और अपनी बेटी और वहाँ पे वाकई देख रहे होते हैं। वो कहते हैं यंग मास्टर यार वो उनका बेटा है, उनको अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए, वो अभी तक इनकम्प्लीट बोन है। वो कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, उनकी ना मदद करके ही मदद करे हैं। उधर तुम्हें गिव अप करना चाहिए या फिर नहीं। वो कहता नहीं मैं गिव अप नहीं करूंगा, ये भारी बकेट मैं संभाल लूंगा, जो दर्द मैं अपने अंदर संभालता लेके आया हूँ ये तो कुछ नहीं है। हम देते हैं वो जाने लगते हैं दोनों के दोनों क्लिफ के ऊपर। हम देते हैं वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं, मतलब फाइनली पहुंच गए। हम देते हैं बेटा वहां पे बेहोश होने लगता है। वो कहता है एक बच्चा। वो कहता है इसकी कंडीशन मुझे नहीं लगता कि सेकंड राउंड में जाने के बराबर है क्या। वो कहता है ये कर लेगा। वो कहता है कि तुम मामेड उसे घूर के देखता है, जिससे हम देते हैं उसे बहुत ज्यादा खौफनाक लगता है कि बाप रे ये पर्सन मेरे सामने जो भी है बहुत ज्यादा खौफनाक है, मेरे ऐसा लगता है ये मुझे मार देगा। वो कहता है कि हम आगे भी नए स्टेज को कंटिन्यू करना चाहेंगे। वो कहता है जल्दी जाओ। तो इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि कांग्रेचुलेशन आप हमारे सेक्टर के फर्स्ट स्टेज को पास कर चुके हैं, ये है सेकंड स्टेज। उसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ थी, इसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ देखी जाएगी। इसका नाम है केओस्टिक केव, आपको इसके अंदर जाना है ठीक है 2 दिन के लिए। जो भी बाहर आएगा वो फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा। हम देते हैं वो जाने लेते हैं, पर वो उन दोनों को रोक देता है कि रुक जाओ, मैंने बिलीव नहीं किया था, सच में ये तो तुम ही हो लड़के वांग आप। वो कहता है कि ये कमीना अब तक जिंदा है और तुम दोनों की शक्लें मिल। हाँ मुझे समझ आया कि मेरी जूनियर सिस्टर किसके द्वारा प्रेग्नेंट हुई थी, तो वो तू था साले कमीने। कि शाओयन और डैडी खतरे में हैं, अंकल शुई हमें कुछ करना होगा। तो सुनो शाओयन तुम ट्रायल को ले जाओ, मैं ऐसे हैंडल करता हूँ। वो चला जाता है, मामेंटो वहाँ पे इशारे से कुछ कहता है। वो तो समझ गए। हम देते हैं वो पीले वाला आदमी हमारे शाओयन के पीछे जाता है, गायब हो गए। शाओयन को कुछ महसूस होता है। वो कहता है 1 मिनट कुछ तो था मेरे पीछे। और हम देते हैं वो कहता है गुड, हाँ मुझे पता चला कि तुमने उसे पार्टिसिपेट करने दिया, पर तो तुम तो यहाँ हो। वो भले ही एंटर कर जाएगा तो भी क्या हुआ, सेक्टर के अंदर रखूंगा तो मैं उसे स्लेव के रूप में ही, वो स्लेव सर्वेंट के रूप में ही रहेगा। मेक श्योर कि वो उसकी जिंदगी में पूरी तरह से नर्क बना दूं, समझे। वो कभी अपने बाप के नक्शे कदम पे ना चल पाए, यानी कि तेरा कंफर्म तो तू है वो जिसने मेरे बेटे और मेरी बेटी को पकड़ के रखा था। हाँ तो वो दोनों बस एक लो प्रोफाइल लोग हैं। उन लोगों को तो जीना भी मतलब कि इस दुनिया में बहुत बड़ा बेकार था, तो बस मैं तो परमात्मा की मदद कर रहा था बच्चों को जान से मार के। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम क्या ही कर लोगे। वो दोनों जानवर थे, जानवर के रूप में रहेंगे। तभी हमारा मेट बस उसे एक मारता, उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखिए उसका साथी घबरा जाता है। वो कहता सीनियर, मामेटर उससे वापस एक जोर से मारता है। वो कहता यू आर डाई। मेन हॉल में जहाँ पे सेक्टर लीडर कहता है कि हम लोगों ने इस कंपटीशन के लिए एग्री किया है, शुआयिंग सेक्टर हमारा जो सेक्टर है वो आपस में अप्रूव किया है। यदि अगर हम हार जाते हैं तो हमें अपने सेक्टर के आधे से ज्यादा रिसोर्सेस उनको देना होगा। यहाँ तक कि डीमंस भी जो है ना हमारे टेरिटरी के आसपास बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब सेक्टर इस क्रिटिकल टाइम में बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका है, पता नहीं इतनी सारी मुसीबतें कहाँ आ रही है। काश अगर हमारे पास अगर वो होती हमारे सेक्टर का ग्रैंड ट्रेजर, ग्रैंड प्योर हार्ट इनकारनेशन टेक्निक, तो मेरे ख्याल से वो मजा आ जाता। वो 10 साल पहले गायब हो चुकी थी, पता नहीं वो कहाँ गई। कंपटीशन कुछ भी नहीं है, हम इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। फॉर्चुनेटली इस बार उन्होंने सिर्फ यंगर जनरेशन को अलाउ किया है कि हम लोग सिर्फ यंगर जनरेशन के लोगों को ही भेजेंगे। ये बढ़िया है उधर की, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि क्यों ना हम किंगयू माउंटेन से जाके हम हेल्प मांगे। ये हमारे लिए बेटर है। ये सुन के वहां पे हम देते हैं एल्डर कहती है कि अगर शियांगयू यिंग माउंटेन जो है अगर यदि वो टाइगर है तो जो कियांगयू माउंटेन जो है ना वो वुल्फ है। पर लेकिन कौन है हमारी यंगर जनरेशन में जो कि उनसे फाइट करेगा। लेकिन जो न्यू सेंटेंस है ना वो अब तक पूरी तरीके से क्लियरफाई हो ही नहीं पाई है। उसे फोर्सफुली हमने सेंटेंस बनाया है, वो सेकुलेशन में है और अब तक वो पूरी तरीके से अपनी चीज को सीख नहीं पाई है। हाँ सही कहा, आपकी जो बेटी है सिंग यांग वो सच में बड़ी कमाल की थी, पर लेकिन उसने गलत काम किया, उससे उसका टाइटल वगैरह सब कुछ छीना गया। न्यू सेंटेंस जो है ना उसे अभी ट्रेनिंग की और ज्यादा जरूरत है। अब हम क्या करें, वो हमारी यहाँ की सबसे बड़ी बिगेस्ट कल्प्रिट है, मतलब कि उसकी कल्टीवेशन को ऑलरेडी वीप आउट कर दिया गया है और वो अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पे युआंगिंग पीक के ऊपर बिता रही है। तुम अभी उसके बारे में बात क्यों करे हो। वो तो इस वक्त हमारी मेन प्रायोरिटी है कि हम शुआंगिंग सेक्टर से कैसे पंगा ले। वो सेक्टर लीडर चीफ डिसेबल वांग हेंग जो ना वो अभी ब्रेक थ्रू करने वाला है लोड रिलम के अंदर। वो जैसे लोड रिलम में ब्रेक थ्रू कर लेगा हमें वैसे और रिसोर्सेज देने होंगे और मे बी आई थिंक हमारी विक्ट्री भी हो सकती है। वो कहता है अच्छा चीफ डिसेबल ठीक है, हाँ हम सोचेंगे। वांग हेंग बड़ा कमाल का है। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं सर आप जैसा कहें। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है कि सेक्टर लीडर वांग पेंग को किसी ने जान से मार दिया। वो देख क्या कहा, वांग पेंग को किसी ने जान से मार दिया। वो था वांग पेंग, मुझे जहाँ तक याद है ये वांग हेंग का छोटा भाई है। पेंग जो है ना वो भी ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं वांग हेंग के बराबर का लेवल का ही है, वो भी लॉर्ड लेवल पे पहुंचा हुआ है। पर लेकिन कौन है जिसने उसे एक बार में मार दिया। वो कहता है कि सीनियर ने मरने से पहले कहा था जो पर्सन 10 साल पहले हमारे सेक्टर को छोड़ के चला गया था। वो कहता है क्या
ठीक रुक जाओ जरा, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोगों के साथ। वो भी उनके साथ आने लगता है। कहता है तुम्हें पता है तुमने तुमने हमारे सीनियर ब्रदर को मार दिया है, ये चीफ डिसेबल के भाई थे। कहता है किसने किसने मेरे भाई को मारा है, कौन है साले, तो वो तू है। हम देते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं कि मैं तुझे इसकी सजा दूंगा, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है हमारा मेट उसके शरीर को ही वहां रोक देता है। तभी वो कहता है यहीं रुक जाओ, उधर सेक्टर लीडर आप यहाँ आ गए। वो कहता है ये सच में वही है, ये यंग मैन जो कि सुप्रीम एल्डर के साथ बैठा रहता था, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। उधर सेक्टर लीडर इसने मेरे भाई को मारा है। वो तो मुझे जहाँ तक याद है वांग पेंग की कल्टीवेशन लो नहीं थी, पर लेकिन एक ब्लो में मारा गया, यानी कि ये पावरफुल है। इसका कल्टीवेशन लेवल आई थिंक ड्यूक लेवल तक तो पहुंच गया होगा। बंदा जिसकी पहले कोई कल्टीवेशन नहीं है, 10 साल के अंदर इसने अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। लगता है ये उससे टेक्निक के कारण हुआ है। ये अचानक से वापस क्यों आया, क्या ये अपनी टेक्निक को हैंड ओवर करने आया है? मे भी कुछ सोचे। उधर सेक्टर लीडर, हाँ आपको प्लीज मदद करनी होगी, इसने मेरे भाई को मारा है, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ तक कि मेरे भाई ने मरने से पहले ये भी कहा था कि ये ही वो बंदा जिसने आके कहा हमारी पुरानी सेंटेंस को प्रेग्नेंट किया था। ये सुन के हम देते हैं एल्डर को गुस्सा आता है कि क्या तो वो तू है जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहता है रुक जाओ, पर हमारा मेट उसके अटैक को वहीं रोक लेता है। वो कहता है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ मदर इन लॉ, जानता हूँ कि मैंने उस समय गलत किया था, पर लेकिन मैंने हमारे भले के लिए किया था और हमारे बच्चों के लिए किया था। बता यंग फ्रेंड, इतना समय हो चुका है, तुम्हारी कल्टीवेशन सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं हैरान हूँ कि तुम हमारे सेक्टर में वापस आके हमारे डिसेबल्स को क्यों मारे हो। बता इसने मुझे फोर्स किया था, ये मेरी वाइफ को और मेरे बच्चों को जबरदस्ती मतलब की ब्लेम कर रहा था। ये मेरी वाइफ को जांग रुई को यांगयू माउंटेन के आदमी को जबरदस्ती उसकी कुकुम्बाई बना रहा था, और मेरे दोनों बच्चों को जान से मारने की कोशिश की है। सो एब्सोल्युटली इसे जान से तो मैं मारूंगा ही। मैं यहाँ 2 चीजों के लिए आया हूँ, पहला इसे मारने के लिए जो कि मैंने मार दिया, दूसरा मदद करने के लिए। यदि तुम्हें कोई सवाल है तो पूछो। यंग फ्रेंड, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा इसके मैटर के ऊपर। तुम हमारे यहाँ के मेंबर हो, एज बाय द ऑर्डर एज अ सेक्टर लीडर मैं तुम्हें यहाँ पे हमारे सेक्टर में आने की परमिशन देता हूँ। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो कि माँ युवांग, इनके लिए आके हमारे न्यू डिसेबल को यहाँ से लेके जाओ। वो क्यों नहीं, वो उसको लेके जाने लगता है। वो कहता है ये बड़ा अजीब है डिस्ट्रिक्ट लीडर, लगता है तुमने इस समय कुछ टेक्निक सीख ली है। वो कहता है सेक्टर लीडर आप ये क्या कर रहे हैं, इसने मेरे भाई को मारा है, आप इसे सेक्टर में ज्वाइन क्यों करा रहे हैं। वो दैट साइड वो कहता है कि इस वक्त हमारा सेक्टर कल्टीवेट इस वक्त सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट पे खड़ा है, हमें इसके पास वो ग्रैंड प्योर हार्ट टेक्निक लेनी है, समझे, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हमें इसकी वीकनेस के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। ची यांग को समन करो मेन हॉल में। वो कहता अंकल, वो कहता डोंट वरी, जैसे ही हम उससे वो टेक्निक ले लेंगे फिर तुम उससे सीख लेना, ठीक है। यह तुम हमारे सेक्टर के लिए बेनिफिक्टर बनोगे। ये लो, ये ब्लू वाली जो है इसे कहते हैं पावर कंसल्ट पिल। यदि एक बार बंदे ने इसे खा लिया तो कल्टीवेशन सील हो जाएगी। रेड वाली जो है वो एक्सप्लोजन पिल है, इसे खाने के बाद कल्टीवेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बंदा एक्सप्लोर हो जाएगा। तो मैं भी वही करना जो तुम्हारे भाई ने किया। वो ठीक है क्यों नहीं। सीनियर ब्रदर आप यहाँ रहेंगे, सेक्टर लीडर ने आपके लिए रूम अरेंज किया है। वो मुझे ये रूम नहीं चाहिए। वो क्या, पर लेकिन ये सिंगल रूम है, आपको यहाँ रहना होगा। वो कि क्योंकि आप डोर फिक्स करने की तैयारी कर लो। मुझे डोर फिक्स, तभी हम देखें दरवाजा टूटता है कि लिंग टियांग तूने मेरे भाई को मारा है, तुझे लगता है तू यहाँ रहने की काबिल भी है, चुपचाप वो टेक्निक मेरे हवाले हैंड ओवर कर दे, मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। वो कहता है कि देखो बस बेकार की बातें करने आया, जैसा भाई वैसा ही भाई। वो कहता है कि साले कमी देगा, तूने मुझे मजबूर किया तो याद रखना मैं वो तेरा वो हाल करूंगा। तुझे याद रख, एक बात दिला दूं, शी यांग को सेक्टर लीडर ने ऑलरेडी समन कर लिया है। वो हमारे यहाँ की पुरानी सेंटेंस है, और उसके जो बाप है उसका पिता बूफैन, और उसकी जो माँ है वो एक एल्डर है। उसने अपनी आधी जिंदगी यून किंग पिक के अंदर ही बिताई है। लेकिन ना अब जबकि वो तेरे साथ इन्वॉल्व है इस चीज के लिए, तो मैं भी आई थिंक उसे टॉर्चर किया जाएगा इस टेक्निक के लिए। बिहाफ ऑफ द सेक्टर लीडर के नाम पे मैं तुझे और उसे बख्श दूंगा यदि वो टेक्निक मुझे हैंड ओवर कर दे। मैंने सुना है तेरे 2 बच्चे भी हैं, मुझे डर है कि वो इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं रहेंगे। वो नो रिएक्शन। तभी हम आमेडर आता है, उसका हाथ पकड़ता है, वो गोलियां उसे ही पेट में खिला देता है और उसका मुंह बंद कर देता है। वो कहता है कि मेरी पावर तूने सील कर दी। आमेडर से लेके जाने लगता है। वो कहता है मैं हिल नहीं पा रहा। वो कहता है कि लगता है कि मुझे लगा था मुझे इंतजार करना पड़ेगा, पर लेकिन लगता है सर्कुलेशन खत्म होने वाला है, मुझे ही जाना होगा। वहां पे मेन हॉल के अंदर जहाँ पे वो कहते शिया, तुमने सेक्टर के टॉप टायरेंट पिल्स को और टेक्निक्स को चुराया है, और देन तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। ना केवल ये, तुमने अपने सेंथ की डिग्निटी को भी खो दिया है, अपने प्योर हार्ट को भी, हमारे सेक्टर को भी। तुमने अपना एक क्राइम किया है, तुम इसे कम्प्लीट करती हो। हम देते हैं सेक्टर लीडर कहता है यहाँ इन 10 सालों के अंदर तुम यून किंग पिक के अंदर रही थी अकेली अपने उन दोनों बच्चों के साथ। मैं जानता हूँ तुमने सफरिंग की है, वो जानती हूँ मैं गिल्टी हूँ, अगर आपको मुझे सजा देनी है तो दीजिए। एज ए रिसेंट ईयर मास्टर of the Gyeongju sector, country of the son of the sword sent Kong योंग सिटी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा हस्बैंड वापस आ चुका है और वो चीज भी लेके आया है जो मुझे चाहिए, जो कि तुम उससे निकलवा सकती हो। मुझे शियांग तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें मतलब कि मर्द है जो कि तुम्हें एडमायर करते हैं, तुम्हें अभी भी सोचना चाहिए। वो टेक्निक उससे ले लो रहेगा। वैसे भी जब उसने तुम्हारी माँ को मदर इन लुका तो तुम्हारी माँ ने तुरंत उसके ऊपर अटैक किया था। वो था बकवास करना बंद करो, तुम्हें सजा मिलेगी इसके लिए अगर तुमने उससे वो टेक्निक नहीं ली तो 10,000 स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर। वो देखिए सर मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, प्लीज समझिए। वो देखिए ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, तुम अपने हस्बैंड को बिट्रे करी हो। वो देखिए माँ
प्लीज मैं आज आपकी एक बेटी हूँ। और ये सब कुछ हम देखते हैं उसकी बेटी भी देख रही होती है, वो होती है कि मैं मम्मा की तरफ रहना चाहती हूँ। वो कहता है कि अभी भी सोच लो, तभी वो उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी दरवाजा वहां टूटता है। ये देख के वो कहता है कि वांग है तुम यहाँ पे। कहता है कि अंकल इसने इसने वो पिल मुझे खिला दी है, मेरी कंटिन्यूएशन सील हो चुकी है। वो देखिए क्या कहता है, मेरे बच्चों का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो डार्लिंग काम डाउन, बच्चे सुरक्षित है, मैं ये सब कुछ अपने दिल से कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। कहता है कि ये जगह लवी डबी के लिए नहीं है। तभी हमामेट उसे वहां पे मारता है। वो कहता है कि बाप रे, सिर्फ एक अटैक में इसने इसको इतनी दूर तक फेंक दिया। ये यहाँ का चीफ डिसेबल है, देखो इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है इसने अपनी 1% पावर को भी इस्तेमाल नहीं किया। मेरे ख्याल से ये सब कुछ उस टेक्निक से दौरान कर रहा है। मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी मोनाज स्टेज पे पहुंच चुका है। सेक्टर लीडर ये हमारे सेक्टर का डिसेबल होने के नाते चीफ डिसेबल को यहाँ पे इस प्रकार से मार रहा है। दोनों मियाँ बेबी का कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है। सेक्टर लीडर आप इसके साथ अभी भी इतना पोलाइट क्यों है? प्लीज इसके साथ कुछ कीजिए, चाहता हूँ इन दोनों को ही मार दिया जाए। होता है कि तुम मुसीबत खड़ी मत करो। हमामेट कहता है कि कैसा रहेगा यदि अगर मैं तुम्हें डांग पिल यान दे दूं, अगर तुम मुझे यांग हैंग को मुझे मेरी वाइफ को वापस दे दो। हम दे दिया। वहाँ बेटी भी आती है। वो कहता है कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो थी अंकल शिव मुझे यहाँ लेके आए। वो कहता है कि ये मुश्किल है, नामुमकिन है। एक डांग पिल को रिफाइन करने में बहुत ज्यादा समय लगता है और फिर उसके बारे में ज्ञान जानने लगता है कि इतना हार्ड होता है, इसे करना इतना मुश्किल होता है। ये वो बताने लगता है जिसके ऊपर मैं टाइम खोटी नहीं करूंगा। वो कहता है कि ये एक फर्स्ट रिवोल्यूशन इमोर्टल पिल कहते हैं, तभी वो जाके डांग यिंग पिल बनती है, समझे? जिससे ब्रेक थ्रू करके हम मेजर लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। सच में तुम्हारे पास है तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं अपनी पूरी जिंदगी की एल्केमी कर चुका हूं पर आज तक मैंने कभी उसे नहीं देखा। तुम्हें पता है? वो कहता है मैंने उसे खुद रिफाइन किया है। ये सुन के वो कहता है कि बच्चे डींगे हाँकने की भी एक लिमिट होती है, प्लीज ऐसा मत कर। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ पर लेकिन आज तक कभी भी इतना कोई जीनियस नहीं हुआ जो कि डांगिंग पिल को बना सके विदाउट एनी चीटिंग के। सेकंड रिवोल्यूशन पिल भी बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो कहता है मुझे कोई बिलीव नहीं है, चलो अगर तुम देखना चाहते हो तो ये लो। वो कहता है कि ये और सच में इमोर्टल क्यों आई? ये तो सच में सेकंड स्टेज रिवोल्यूशन इमोर्टल डांगिंग पिल है। कहता है और मेरी सासू माँ आपके लिए भी मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, मेरी प्यारी सासू माँ, ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट। मैं शी यांग से शादी करना चाहता हूँ वापस। ये सुन के वहां सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि ये तो रिच हो रहा है, ये फ्रेगमेंट तो सच में पर्पल हो रहा है, ये सच में 5 डांग रिंग पिल है। सासू माँ वहां हैरान हो जाती है। वो कहते देख क्या रही हो, एग्री करो, ऐसा पिल तुम्हें जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, इससे तुम अपने पति को भी ठीक कर सकती हो। ये सुन के वो कहती क्या सच में? वो कहता है कि माँ यांग के बच्चे, तूने आज तक कभी डांग पिल भी देखी है? तू कैसी बकवास कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? बोला हाँ आज तक मैंने कभी डांगिंग पिल नहीं देखी पर लेकिन इसका ऑरा मैं देख के बता सकता हूँ, क्या ये सच में 5th रिवोल्यूशन डांगिंग पिल है? वो कहता है कि ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, बकवास कर रहा है ये सब कुछ। सेक्टर लीडर आप वहां बैठे क्या हैं? इस बंदे को यहाँ पे मारिए, हमारे सेक्टर की डिग्निटी का सवाल है। वो था एल्डर ये। तभी हमामेट उसे चुप करता कहता है कि तुम्हें इतनी क्यों कोई कंफ्यूजन हो रही है? सच में अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, सासू माँ आप इसे रखिए। वैसे भी इस सेक्टर से मैं कुछ भी ऑन नहीं करता पर ये सेक्टर मुझसे बहुत कुछ ऑन करता है। क्या हम एक तुमसे एक फेवर ऑन करते हैं? द एरोगेंट ब्रेथ, अपनी औकात में रहना सीखो। भले ही तुम्हारे पास बस इमोर्टल इवोल्यूशन पिल हो सकती है पर लेकिन हमारा सेक्टर तुम जैसे कोई भी कुछ भी ऑन नहीं करता। हमामेट उसे उठा के दूर फेंकता एज अ मेंबर ऑफ दिस सेक्टर्स डिस्गस्टिंग गेस्ट। वो कहता कौन है? हम देते हैं बाहर का सीन जहाँ पे हम देते हैं कोई आया होता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी तलवार। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इन सबको मारो। और हम देते हैं वहां पे एक बंदा अपने दो साथियों के साथ उन सबको मार रहा होता है। तभी सेक्टर लीडर कहता है कि तुम कौन हो? तुम लोग तो शू यांग सेक्टर के लोग हो ना। अरे सेक्टर लीडर ऐसा एक्सपेक्ट था इस सेक्टर लीडर से, मैं वहां का यंग मास्टर यिंग यू हूँ। द 2 जीनियस ऑफ में से एक है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बहुत कमाल का है। कहते हैं कि ये दोनों आगे चल के इतना पोटेंशियल है कि ग्रेट एम्पर तक बन सकते हैं। वो इतनी बड़ी तलवार और हम देते हैं वो वहाँ फॉर्मेशन लगाता है। वो कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है कि कंपटीशन अप्रूव हो चुका है, मेरे मास्टर जो है ना तुम्हारे पूरे सेक्टर को तबाह करना चाहते हैं, वो पूरे सब कुछ लेना चाहते हैं। काइंड सो उन्होंने एक सेटअप फॉर्मेशन की है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम सब यहाँ पे मारे जाओगे। कहता है हमारा सेक्टर। वो कहता है कि बकवास करना बंद कर, उसे वहां मार देता है। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डिसेबल के ऊपर अटैक करने की? वो कहता वेल आज ना केवल तुम्हारे, मैं यहाँ पे सभी के लोगों को यहाँ से जान से मारूंगा क्योंकि हमारा सेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग की इज्जत की जाती है, यानी कि मेरा सेक्टर। तुम्हारी हिम्मत क्या है? हम देते हैं बाकी सारे डिसेबल्स के ऊपर उसके बाकी बंदे अटैक करे होते हैं। वो कहता है डैम इट, अगर लीटिया ने अगर मेरी कल्टीवेशन को सील नहीं किया होता तो मैं अब तक उसे मार देता। ओह हाँ सीनियर एल्डर माँ, आपके पास वो सेकंड रिवोल्यूशन पिल है ना, वो मुझे दे दीजिए। होता तुझे दे दूं, पागल है क्या? वो ट्रेजर है। वो देखिए हमारा सेक्टर इस वक्त सबसे ज्यादा हिमुलेशन से रहा है, अगर आप वो मुझे दे देंगे तो मैं पावरफुल बन जाऊंगा और इसे हरा सकता हूँ। वो कहता है बस एक बार ये पिल आ जाए उसके बाद देखो मैं कैसे पावरफुल बनता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं उससे वो एल्डर से वो 5th ये रिवोल्यूशन पिल भी निकलवा लूंगा एंड देन फिर देखो इस हर जगह मेरा राज होगा, लिंटियाओं को मैं बताऊंगा। हम देखते हैं वो आता है जोर से उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है। वो कहता है बुलाओ अपने सेंटर्स को, कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहती कि मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत बोलना। वो कहता अरे यार एल्डर्स आप फाइट के लिए तैयार हो गई क्या? है ना एल्डर्स को इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था पर लेकिन आपकी बेटी को पार्टिसिपेट करना चाहिए था, पर लेकिन अब आप आ गई, कोई ना।
वो कहता तू डिस्गस्टिंग ब्रेथ, देख मेरा हस्बैंड यहाँ होता ना तो किसी भी सेक्टर की यहाँ औकात नहीं होती। हम भी थे वहाँ पे, बाकी लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं पर लेकिन वो उन सबको हरा देता है कि सो कमजोर या कितने बेकार लोग हैं। डिवाइन आई, ये देखिए वो कहता है डिवाइन आई। डिवाइन आई कहती है कि वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और सब पावरफुल टेक्निक है इनके सेक्टर की, यदि एक बार कोई बंदा ऐसे सीख लेता है तो मतलब कि वो आगे चल के ग्रेट एम्पर तक बन सकता है। होता है यस, तभी हम देते हैं वो वहाँ पे हमारी क्रिकेटर की वाइफ और उसकी बेटी को देखता है। ये देख के वो कहता है द लेजेंडरी इमोर्टल स्पिरिट रूट। ये देख के वो कहता है क्या क्या, गुड गुड, ये बच्ची हमारे लिए फर्नेस बनेगी, इसकी मदद से मेरा सेक्टर बहुत पावरफुल बन जाएगा। तभी हमारा मेट उसके ऊपर किलिंग इंटेंट रिलीज करता है। वो किलिंग इंटेंट, सच पावरफुल किलिंग इंटेंट। कौन 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 ये सेक्टर में कौन है? नहीं नहीं, एक क्या वो कहता है वो मुझे दो, और हम देखते हैं वो उससे उसकी वो पिल ले लेता है। वो कहता है कि यार पहले तो उसने मेरी कल्टीवेशन सील की, अब यहाँ पे ये बंदा मुझे मार रहा है। वो कहता है गुड, वाह क्या ट्रेजर है, लगता है यही इनका सबसे कमाल का है। वांग ही तो मेरे सामने कुछ नहीं, कोई ना, मैंने इसके सारे सेंसेस वगैरह सब लोग कर दिए, पर फिर भी अभी भी मुझे वो किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। कौन है वो मास्टर? और वो होता है हमारा मीगेटर। वहाँ पे उसके बंदे उठते हैं, वो वहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। वो और सब हमारे हाथ में आ चुका है, लेकिन ये किलिंग इंटेंट क्या ये सी यहाँ की तरफ से आ रहा है? वो तुम दोनों जाओ। वो दोनों जैसे उसके ऊपर अटैक करते हैं, वो जरा संभल के है, वो जैसे ही अटैक करते हैं हमारा मेडो उसके अटैक को रोक लेता है। ये देख के वो कहता है ये बंदा एक मिनट, लगता है इसके अंदर से यार था, पर लेकिन मुझे इसके अंदर से कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ। दूसरे वाला भी उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है मेरे दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल टायरेंट्स हैं, इनको अंडरस्टिमेट मत करना। इनको कहते हैं चॉपर हमर्स, जो कि स्पेशली हमारे लिए ही ट्रेन किए जाते हैं। ये हमारे सबसे ज्यादा पावरफुल वॉच डॉग्स होते हैं, इनके अटैक को डॉज करना इतना आसान नहीं है, पर मामिगडा ने रोक के रखा होता है। वो कहता है कि वाह वेपन तो बड़े अच्छे मटेरियल से बने हुए हैं, और उन दोनों को दूर फेंक देता है। कि देख के वो कहता है कि फार्मेशन लगाओ। वो फार्मेशन लगाते हैं, हम देखते हैं वो हमारे मीकेट के ऊपर अपने फार्मेशन से अटैक करे होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो चॉपर फार्मेशन है। वो कहते हैं कि मास्टर ये होती क्या है? वो कहते हैं कि चॉपर फार्मेशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फार्मेशन होते हैं, एक यूनिक फॉरबिडन कर्स की तरह होता है। यदि एक बार अगर इसे लगा दिया गया तो जो पर्सन या ऑर्डिनरी हो या सबसे बड़ा एक एम्पर लेवल का बंदा ही क्यों ना हो, इस कर्स से नहीं बच सकता। कहते हैं कि इसे बनाने के लिए 12 सेंसलेस सुपर हैमर्स की जरूरत होती है, अपोनेंट्स की मतलब कि असिस्टेंट्स की जरूरत होती है। इनके सेक्टर के पास इतनी कमाल की टेक्निक आई कहाँ से? ये कैसे हो सकता है? मतलब मम्मी पापा कर लेंगे। वो कहता है मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो, इम्पॉसिबल। ये इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया कंप्लीटली? वो कहता है तुम्हारा कर्स का लेवल है ना वो बहुत ज्यादा कम है, बोले तो बहुत ज्यादा। देख के वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एकदम ऑलरेडी किसी कर्स के द्वारा अंडर में हो। वो था कि मुझे ये मटेरियल अच्छे लगे यार, बढ़िया है, और उनको तोड़ देता है। ये देख के वो कहता है क्या, और उनके अंदर से उनकी पूरी लाइफ स्पेल ले लेता है, जिसके कारण वो दोनों वहां मर जाते हैं। वो कहता है मेरे असिस्टेंट गिफ्टेड थे मेरे मास्टर के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव। कहता है कि इसने बड़े आराम से उनको तोड़ दिया, उन 2 आर्टिफैक्ट्स को, जिसके कारण वो दोनों मर गए। यहाँ तक कि मिस्टीरियस कर्स का भी इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया। ये लियांग इतना पावरफुल कैसे बन गया? क्या उस टेक्निक के कारण, कुछ बॉडी के कारण? मैंने इसे अंडरस्टिमेट किया है, ये उस लेवल पे पहुंच गया, ये एक एब्सोल्यूट जीनियस है। कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा कमीने। वो कहता है बकवास अगर तेरी हो गई तो आ जा। वो वहां पे अपनी बड़ी सी तलवार की मदद से वहां पे फॉर्मेशन लगाता है कि डीमन लॉकिंग फॉर्मेशन। ये सुन के वो कहता है कि मार डालो इसे, और हम महामीगढ़ के आसपास बहुत सारी तलवारें लगा देते हैं। वो कहता नहीं, ये यंग मास्टर जो है ना सबसे खतरनाक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करे है लिटियांग के ऊपर। यदि एक बार ये लग गई ना तो फिर कोई भी नहीं बच सकता, एक किंग लेवल का आदमी भी नहीं। तुझे इतनी कैपेबिलिटी है कि तू यहाँ से बच सकता है। हमामेटो बड़े आराम से उसके पास आ रहा होता है। वो कहता है कि ये किस टाइप का ही वेपन है, जरा इस्तेमाल करना। और हमामेटो उसकी तरफ अपना हथियार फेंकता है। ये देख के वो कहता है कि वेट, इसने अपना हथियार किसकी तरफ पास आउट किया, यानी एक मिस्टीरियस मास्टर भी इसके साथ है। वो कहता है कि मैं तुझे इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के थ्रू मार दूंगा, पर हमामेटो बच जाता है और उसकी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ही वहां ब्रेक करने लगता है। वो कहता तो ये है इंटरनल कोर। वो कहता है कि इस स्वॉर्ड को तोड़ना चाहता है, नामुमकिन है। यदि अगर इसे तोड़ना भी है तो तुझे 1000 हाथियों की पावर लगेगी, मतलब कि एक स्वॉर्ड एम्पर जितनी पावर। इसे तोड़ना मजाक नहीं है बच्चे, पर हमामेटो बस एक झटके में तोड़ देता है। वो कहते क्या? वो कहता है इसने तोड़ दिया, वो तो मेरे पापा है ये। वो कहता है वाह एक्सपेक्ट नहीं किया था तूने मुझे फोर्स किया मेरा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने पहले। वीरा बीस्ट को वीरा बीस्ट आ गया तो वो अपने बजरंग मोड में यहाँ सब कुछ तबाह कर देगा, पूरे सेक्टर को। वो था वीरा बीस्ट। वो था वीरा बीस्ट। कहते हैं कि वीरा बीस्ट जो है ना वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीस्ट होते हैं, एक हेवनली ट्रेजर के रूप में होते हैं, पर लेकिन वो बहुत ज्यादा बजर्क मोड पे होते हैं। वीरा बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए मिनिमम 2 ग्रेटेस्ट एम्पर की जरूरत तो पड़ेगी। पर इनके सेक्टर के पास इतनी राइट्स है, इतनी क्वालिफिकेशन है कि इन्होंने एक वीरा बीस्ट को यहाँ टेम्पर करके रखा है। नो सेक्टर मास्टर प्लीज कुछ कीजिए। वो कहता हमारा सेक्टर तुमसे माफी मांगता है, प्लीज हम सारे रिसोर्सेज तुम्हें दे देंगे। वो कहता माफी मांगने का समय गया, अब हमारी औरतें हमारी स्लेव बनेगी, तुम्हारी आदमियों को भी हम जान से मार देंगे। वो कहता है कि सभी लोगों को यहाँ से भागो। वो कहता है कि भाग लो, चाहे कहाँ जाए वहां भाग लो। पर लेकिन एक बार ये वीरा बीस्ट यहाँ आ गया तो इसे कोई नहीं रोक सकता। हम जीते हैं। वो वहां पे उसे समन करने लगता है। हम देखते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा बिल्ला आने लगता है। वो कहता है खत्म हमारा सेक्टर खत्म, हम गए। कि कंप्लेंट करना बंद करो, ये हमारे स्टूडेंट्स को बचाने का समय है, जाओ के उनको बचाओ। वो कहता है किटी अपने रेम पेज में है। हम मेट के उस बस
घूर के देखता है, किटी की फट जाती है, वो वापस जाने लगता है। वो देख क्या, ओए वापस कैसे जा रहा है? उधर सर ये मेरा काम नहीं है, मैं चलता हूँ, मुझे खाना बनाना है। और वो चला जाता है। बहुत बड़ा सन्नाटा होता है। वो कहता है ये मेरा बीस्ट था, एक ऑर्डिनरी कैट इससे ज्यादा खतरनाक होती है। वो कहता तू कौन है, मेरी कैट भाग कैसे गई? हमामीटर आता है, उसके पेट में लात मारता है। वो कहता तू क्या चाहता है? मैं डिसेबल हूँ मिस्टीरियस इंक सेक्टर का, तुमने मुझे मार दिया तो मेरे सेक्टर वाले तुम्हें जान से मार देंगे। वो कहता डोंट वरी, मैं तुझे मारने नहीं वाला। एक बात याद रख, अपने सेक्टर को, पूरे इंटायर सेक्टर को यहाँ लेके आ, उन सबको मैं जान से मारूंगा, एक एक को नहीं। वो कहता ठीक है, तो तू बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। वो कहता कि मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही मिसजज कर दिया, तो अगर आया अगली बार तो जान से मारा जाएगा, और हो सके तो बंदों को भी लेके आना, दफा हो जाए यहाँ से। और उसे भगा देता है। वो कहता है सेक्टर सुन, उसके पास सेकंड ग्रेड का इमोर्टल पिल है यार, तूने उसे जाने कैसे दिया? तो सही कहा, उसके पास सेकंड ग्रेड का इमोर्टल पिल है, उसके थ्रू मैं ब्रेक थ्रू करके अपने आप को पावरफुल बना सकता हूँ, फिर यंग सेक्टर से हमें बचने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि सही कहा, तूने एक बेवकूफ वाले काम किया है। वो कहता है कि वो फिल्म मैंने तुम लोगों को दी थी, वो मेरा बिजनेस नहीं है उसे बचाना, वो तुम्हारा काम था। वो कहता है कि इसने हमारी मदद की और तुम इसके ऊपर ब्लेम डाले हो। उधर लिंग टियांग, तुमने यंग मास्टर यिंग सिंह के साथ जो किया है वो सच में बड़ा पावरफुल था। आज के दिन मैं तुम्हें एज अ चीफ डिसेबल अनाउंस करता हूँ। उधर मैं हूँ चीफ डिसेबल। वो कहता है तुमने खुद देखा मिस्टीरियस इंक सेक्टर जो है वो हमें किस प्रकार से धमका रहा है, तो बस एक आया था हमारे सेक्टर को यहाँ तबाह करने के लिए। आई होप तुम हमें वो हमारी सबसे पावरफुल टेक्निक हमें हैंड ओवर कर दो, नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खतरनाक आ चुके हैं, जस्ट लाइक कि अपनी बेटी और अपनी वाइफ को कभी जिंदा नहीं देख सकते। वो कहता तो आग के साथ खेल रहा है। हम लेते हैं, वहां पे कोई आने लगता है। वो तो सही टाइमिंग। वो कहता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूरे हार्ट सेक्टर के लिए, मैं सुप्रीम एल्डर तुम सभी को बुला रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है सुप्रीम एल्डर? वो तो सुप्रीम एल्डर वो जिंदा है अब तक? लगता है ग्रैंड एल्डर वापस आ चुके हैं, चलो। वो कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम देखते हैं। वहाँ पे जो सेक्टर लीडर के जो बंदे होते हैं उन सबको वहाँ पे कोई जान से मारने लगता है। कि वो कहता है कौन? सेक्टर हम देते हैं सुप्रीम एल्डर की माउंटेन की तरफ। वो कहता है सभी लोग यहाँ आ चुके हैं, मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे कल्टिवेशन कर रहा हूँ और मैं अब एम्पर रिलम के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। वो तो सुप्रीम एम्पर आपकी जय हो। वो कि मैंने सोचा था सुप्रीम एम्पर इस दुनिया में नहीं रहे, पर लेकिन सच में ये यहाँ पे है। वो तो सुप्रीम एम्पर के बारे में मैंने सुना है, क्या आई होप इनको इस शायद तक इन्होंने ही उस पूरे वीरा बीस्ट को यहाँ से भगाया है। सुप्रीम एल्डर की प्रेजेंस बड़ी पावरफुल है। वो लगता है कि उसके आदमियों को और उस किडी को उन लोगों ने ही यहाँ हमारे सुप्रीम एल्डर नहीं भगाया है। लिंग टियांग तो कुछ भी नहीं है, लगता है इन्होंने ही उस फॉर्मेशन को तोड़ा था। वो कहता है बाहर कितने मेजर इंसिडेंट हुए हैं इन 10 सालों में? वो तो लंबी कहानी है। वो तो ठीक है, तो आराम से बैठ के बात करेंगे, पर अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क तुम्हें देना चाहता हूँ। वो देखिए जी बताइए। वो होता है कि तुम्हें लिंग टियांग को ढूंढना होगा, वही है जो कि हमारे सेक्टर को बचा सकता है। वो कहते हैं क्या? तो लिंग टियांग सुप्रीम एल्डर, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? सुप्रीम एल्डर उसके पास जाता है। वो कहता है कि इट्स यू। हाँ, वो तो सुप्रीम एल्डर, हमारा सुप्रीम सन रीडिंग हार्ट टेक्निक जो है ना वो इस बच्चे के पास है। वो तो सुप्रीम एल्डर, इस बच्चे ने हमारे सेक्टर की पिल्स और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं जो कल्टिवेशन रिसोर्सेस है वो सब लिए, यहाँ तक कि इसने मेरे एक डिसेबल को भी जान से मार दिया है। इसने यहाँ तक कि हमारे सेक्टर को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया है। सुप्रीम एल्डर इसे पकड़ लेते हैं, टॉर्चर करते हैं। वो देखिए बकवास करना बंद करो सुप्रीम एल्डर, इसने हमारे सेक्टर की जान बचाने की कोशिश की है, प्लीज समझिए। वो कहते हैं कि क्या बकवास करी हो एल्डर, सुप्रीम एल्डर सब कुछ जानते हैं तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम एल्डर उसके पास जा रहा होता है, बड़ा गुस्से में। वो इधर सुप्रीम एल्डर अब तो तुम गए लिंग टियांग। वो लिंग टियांग कुछ करो, हम नहीं थे। वो जाते ही कहते हैं कि प्लीज मास्टर मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। होता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। होता प्लीज मास्टर मुझे अपने डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। वो होता नहीं नहीं नहीं। होता प्लीज मास्टर। होता कभी भी नहीं। देखिए एल्डर कहता है कि ये वो क्या रहा है, सुप्रीम एल्डर इसके सामने नील डाउन करें और मास्टर बनना, इसके डिसेबल बनना चाहते हैं। वो कहता है तुम्हारा एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा पुअर है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सुन के वो कहता है कि ये सुप्रीम एल्डर के एट्रीब्यूट के लिए इसको ना कर रहा है। तो माचा भाई मुझे मार, जितना उसके मुझे मार। वो कहता है अनबिलीवेबल, मैं जानता हूँ कि मेरा एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं वर्थ नहीं हूँ आपके डिसेबल बनने के लिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारा सेक्टर इस वक्त बहुत ज़्यादा डिक्लाइन जा रहा है जब से मैं यहाँ का नया सुप्रीम एल्डर बना हूँ। प्लीज़ आप मेरे कुछ बच्चों को 8 महीने के लिए ही सही पर कम से कम सिखा दीजिए। वो कहता है कि क्या? वो कहता है चलो कोई ना, 5 डिसेबल प्लीज 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 मास्टर, 5 डिसेबल बस आधे घंटे के लिए, कोई मतलब 1 महीने के लिए, और ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबल बन जाएगी, हमें बचा लीजिए मास्टर प्लीज, इस बुढ़े आदमी की इच्छा मरने से पहले पूरी कर दीजिए। होता है कि मैंने देख सकता हूँ, मैंने तेरी इलनेस को क्योर किया था और तू टेक्निक को अभी तक सही ढंग से सीख नहीं पाया, क्यों है ना? सच बताना, तू अभी तक सुप्रीम सन बर्निंग हार्ट टेक्निक को अब तक सही ढंग से नहीं सीख पाया ना? वो कहता मैं सीख रहा हूँ। जेड कहाँ है? वो कहता उस फॉरबिडन जोन के अंदर। वो कि 3 डिसेबल 5 दिन।
वो कहता है चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एज फॉर कैंडिडेट हमारे यहाँ पे सबसे नेचुरल तो एक ही है, सेंटेंस, वो सबसे बेस्ट है। एक तो आप उसे ले लीजिए, दो वाक्य आप जिसे चाहे उसे चुन लीजिए। वो था कि एल्डर सुप्रीम एल्डर जो हमारी टेक्निक है वो खो चुकी थी। वेल वो देख क्या कहा, खो चुकी थी, किसने कहा? मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पाया था। ओह वेल तुम जिस सुप्रीम सन बर्निंग टेक्निक की बात कर रहे हो, ये 10 साल पहले मैं कल्टीवेशन सर्कुलेशन में जाने से पहले अपने साथ ले गया था, ये रही मेरे पास। बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने आप सुन लूंगा, और याद रखना मेरी एक चीज़ को। वो कहता है ठीक है ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। उधर सुप्रीम एल्डर, ये लिंग टियांग है कौन? आप इसे इतना ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं, इसे रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? वो कहता है कि जो कुछ आज हुआ मैं चाहता हूँ कि ये लीक नहीं होना चाहिए, अदरवेश। वो कहता है सुप्रीम एल्डर बहुत गुस्से में है, ये एक सबसे एक एम्पर लेवल के एम्पर एक्सपर्ट है, हम इनको पंगा नहीं ले सकते, हम शांति देते हैं। बोला हाँ 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 टेंशन मत लीजिए, ये चीज़ कहीं बाहर नहीं जाएगी। मतलब वेल डन, 3 पीपल 5 दिन, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे सेक्टर को बचाने के लिए। वो देखिए सुप्रीम एल्डर, हमारा सेक्टर जो है डिक्लाइन में जाता जा रहा है। मिस्टीरियस सीइंग सेक्टर जो है उन्होंने हम पे आँख शेर की तरह आँख लगा के बैठे हैं। यहाँ तक कि सब फॉरेस्ट के अंदर भी जितने भी डीमंस और यहाँ तक कि बीस्ट जो ना, वो लोग भी मतलब कि पता नहीं पागल हो चुके हैं। अब आप मतलब कि एम्पर स्टेज के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो प्लीज़ मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले को आप संभाल सकते हैं, हमारे डिसेबल्स को वगैरह को। वो कहता है कि फॉरबिडन जोन के अंदर समय कम बीतेगा, हमारी अपॉर्चुनिटी है, हम उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे जो वो कहेंगे। उधर ठीक है। वो था मेरी बात में कटास दिख रही है। तुम्हें पता है हमारी सुप्रीम सन बर्निंग टेक्निक जो है वो पास आउट होती रही है एंशिएंट टाइम से, लेकिन वो एक्चुअली अनकम्प्लीटेड टेक्निक है। वो अनकम्प्लीटेड, वो सही कहा, एक अनकम्प्लीटेड टेक्निक। बहुत सारे जनरेशन टू जनरेशन लोग आए थे उसे कंप्लीट करने के, उसे कंप्लीट करने के लिए, पर लेकिन कोई भी उसे सही ढंग से नहीं लिख पाया, कोई भी उसे पूरा नहीं कर पाया। हर जगह मिस्टेक थी, फ्लो थी। पर लेकिन जिस दिन लिंग टियांग मेरे पास आया था ना, उसने पल भर में उस टेक्निक को जो कि अधूरी थी उसे पल भर में पूरा 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 कर दिया। और मैं इसी टेक्निक को 10 साल से सीखने के लगा था। वो एक हेवनली गिफ्टेड है, एक हेवनली जीनियस है जिसने हमें ये टेक्निक पास आउट की है। ये सुन के वहाँ सभी लोग एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं। उस डिसेबल को जो कि बैठा होता है वो कहता है कि मेरे दोनों असिस्टेंट्स मारे गए, मेरी स्वॉर्ड फॉर्मेशन टूट गई, बिल्ली को भी अबैंडन मुझे करना पड़ा। अगर इस बार मैं सेक्टर में जाके बताऊंगा तो मेरी नाम की बेइज्जती होंगी। पर लेकिन शुक्र है मेरे पास ये सेकंड रिवोल्यूशन इमोर्टल पिल है जो कि मैं जाके दूंगा तो मे भी आई थिंक मेरा नाम बने रहेगा। तभी दो बंदे उसकी तरफ देखते हैं। वो कहता है कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। वो तभी कहते हैं कि भाई लगता है तुम्हारे हाथ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखती है, ये बड़ा कमाल का है। वो कहता मैं हिल नहीं पा रहा। वो कहता है कमाल का। वो कहता आप दोनों कौन है, क्या चाहते हैं? वो कहता है कि हाँ मैं 100 गोस्ट अबियस से आए हुए, मैं हूँ ग्रीडी गोस्ट। वो कहता है मेरा नाम है सर्वेंट गोस्ट। कहता है कि 100 डीमन 100 गोस्ट अबियस, बाप रे ये लोग यहाँ पे, हे भगवान मैं अभी किससे मिल गया। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हैं, ना ये इंसान होते हैं, ना ये जानवर होते हैं, ना ही ये भूत होते हैं, पता नहीं ये किस प्रकार के होते हैं। इनके आलम में 2 कैटेगरी होती है, एक इविल घोस्ट, दूसरा होता है फ्रीकी घोस्ट जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल होते हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा ग्रेट एम्पर इलम के बंदे भी है, कहते हैं कि इनके पास इनका एक लेजेंडरी घोस्ट किंग भी है जो कि इन सबके पीछे है। कि आप दोनों यहाँ पे क्या चाहते हैं बताइए, मैं क्या सेवा करूँ? वो कहता है कि हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें। वो कहता है हाँ हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें। तुम आर्ट सेक्टर को तबाह करना चाहते हैं ना, हम कर देंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। वो कहता है कि आपका शुक्रिया, पर लेकिन आप, वो कहता है कि ऑफकोर्स हम फ्री में तो काम करते हैं नहीं, हमें रिवॉर्ड तो चाहिए। वो कहता है कि क्या? वो कहता है जो तुम्हारे हाथ में है। वो कहता है आप दोनों को जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन हमारा मिस्टीरियस सीइंग सेक्टर जो है ना वो आपको सब कुछ देगा, पर लेकिन ये ट्रेजर नहीं। वो कहता है कि क्या तुम हमें नहीं दोगे? वो कहता है देखिए घोस्ट ब्रदर, मैं खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में, यदि मैं सेक्टर में इस हालात में गया तो मैं आके उनको क्या जवाब दूंगा? वो होता तो अब हम क्या करें, मुझे ये चाहिए। और वो उसके मुंह से उसका हाथ खा जाता है। वो तो मेरा हाथ। वो कहता साले खोल, मुंह खोल। अरे बाप रे ये इमोर्टल पिल अब गंदी हो चुकी है, मेरा मन नहीं करना खाने का। वो कहता भाई क्या करूँ, ये बड़ा डिलीशियस था, कोई बात नहीं, हम इसे अपने सेक्टर में जाके दे देंगे जिससे मास्टर खुश हो जाएंगे। सही कहा, चलो कोई ना, सुनो दोस्त तुम वापस जाओ और हमारी गुड न्यूज का इंतजार करो। वो तो ठीक है। और वो लोग चले जाते हैं। हम देते हैं केओस्टिक से वहाँ केव पे। वो कहते देखो उस बंदे को, देखिए 1 मिनट, वो तो अनहर्म है। वो कहता है कि 1 मिनट, क्या ये मास्टर्स के साथ वहाँ क्या कर रहा है? वो तो ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे ग्रैंड एल्डर के द्वारा रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो मम्मी देखो पापा, कि बेटा मैंने कहा ना हम लोग उनके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हमने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की तो हम उनके ऊपर एक बैंडेड बनेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यही है कि उनसे अभी दूर रहें, उनके पास और भी इंपॉर्टेंट काम है। उधर ठीक है मैं समझ गई। उधर की मेरा प्यारा बच्चा, उधर की यहाँ माँ, उधर की दादी माँ, उधर की यहाँ, मैं जानती हूँ सिचुएशन चेंज हो चुकी है, लिंग टियांग का स्टेटस अब बहुत डिफरेंट हो चुका है। मैं चाहती हूँ तुम सेक्टर के अंदर ही रहो, तुम वापस क्लाउड माउंटेन पे पीक पे मत जाओ, घर जाओ, अपने पापा और अपनी बहन नुआ का ध्यान रखो। ग्रैंड एल्डर की पर्सनैलिटी कैसी थी, उन्होंने पक्का शायद तक मेरे पति के सामने भीख मांगी होगी ना कि वो उनको अपना डिसेबल बना ले। कोई ना, मैं घर जाती हूँ पापा के पास, ठीक है? यदि अगर शाओयिंग अगर वापस आ जाए तो उसे भी लेके आ जाना घर पे। हमारा बेटे ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है, सेक्टर लीडर आता है। वो कहता है तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं कहा कि वो टेक्निक तुम्हारे पास वगैरह नहीं है? मतलब मैं
कह भी देता तो क्या तुम बिलीव करते कि आई होप कि तुम वार डिक्लेयर ना करो मिस्टीरियस सेक्टर के अगेंस्ट में। वो कहता है कि वो मेरी बेटी को टारगेट कर रहे थे, मैंने उनके ऊपर अटैक नहीं किया था, उन्होंने मेरी बेटी पे अटैक किया था, तो बस मैंने इसलिए उनको मारा क्योंकि जैसा जानता था ग्रैंड एल्डर ये सच में बड़ा पावरफुल आदमी है। तब पता चला, लेकिन मैं तुम्हें ऑलरेडी वॉर्न कर रहा हूँ एक चीज के लिए, कुछ है जो कि और है जिससे तुम पंगा ना लो तो बेटर है। वो देखिए क्या मतलब, वो होता है कि मेरी आंखों से समझ जाओ। देखिए सेंटेंस जल्दी आने वाली है, आई होप कि उनको पिकअप करने बाद 2 और ब्रिलियंट डिसेबल्स को पिकअप करें। मतलब यंग मास्टर वो लोग आ चुके हैं, हम भी थे, हमारा मेट का बेटा भी वहाँ आ जाता है। वो कहते सीनियर माँ एवरीवन यहाँ आ चुके हैं, सभी ने पास कर लिया। उधर कांग्रेचुलेशन, आपने सेकंड स्टेज को पास कर लिया, अब आप ऑफिशियली सेकंड यहाँ पे हमारे सेक्टर में ज्वाइन हो चुके हैं। द हॉल मास्टर, आपका बेटा तो सच में बड़ा कमाल का है, इसने क्या धूम मचाई, मजा आ गया। 1 महीने में मैं भी आई थिंक ये ऑफिशियली यहाँ का डिसेबल बन ही जाएगा। वहाँ बीस्ट आने लगते हैं। वो कहता है कि मास्टर यहाँ अचानक से मैजिकल बीस्ट आते ही उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो तो ये मैजिकल बीस्ट आके कहाँ से आए हैं, लगता है ये फॉरेस्ट से आए हैं, पर लेकिन अचानक से हमारे सेक्टर में कैसे, हम भी थे, वो वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। वो तो ये पावरफुल है, वो तो हमारी मदद करो। हम देते हैं, वहाँ सेंटेंस आ जाती है क्योंकि हमारे मेकर की साली भी होती है कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। आंट मैं इसको संभालती हूँ, आप दूसरे वालों को संभालो। बोला हाँ तुम उसको संभालती रहो, बस ध्यान रखना तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो सीनियर ब्रदर आप यहाँ आइए, हमारी मदद कीजिए, फाइनली आप यहाँ आ गए। वो होता है मैं करता हूँ कुछ, तभी हम देते हैं, वो उसे उठा के दूर फेंकता है। होता है कि साले लियान ने मेरी उस कमीने ने मेरे को सील करके रखा है जिसके कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा। यार ये बहुत पावरफुल है, मैं जाके एल्डर सर को बताता हूँ, ठीक है। होता साला भगोड़ा आदमी। हम वहाँ पेशवी कहते हैं मास्टर मैं कुछ करूँ, होता नहीं रहने दो। होता मास्टर ऐसा तो शाओलिंग मर जाएगा, हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। वो कहता है मैं जाके उसे मारूंगा। हमारी बेटी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो कहता है कि याद रखो जितना आगे बढ़ोगे उतनी ज्यादा मुसीबत आएगी। वो देखिए 1 मिनट क्या यंग मास्टर आप उनसे कनेक्शन, वो कहता है कि जल्द से जल्द मेरा और मेरे बेटे का कनेक्शन तैयार करो। वो कहता है कि पर मास्टर ठीक है मैं करता हूँ खुद। वो कहता नहीं मैं कर लूंगा। वो देखिए ठीक है हम करते हैं, और वो लोग वहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट करने लगते हैं। हम देते हैं, हमारा मेकर का बेटा हो जाता है, वो वहाँ पे मरने वाला होता है। वो कहता नहीं, और हम देते हैं, वो हमारे मेकर के बेटे को ऑलमोस्ट आर पर अपना हाथ कर देता है। हमारे मेकर का बेटा अपने इल्यूजन में चला जाता है। वो कहता है कि ये डेथ है। वो कहता कि इस बच्चे के साथ मत खेलो, ये बहुत बेकार है। होता मेरे भाई को बुली मत करो। वो कहता तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे बॉस को मारा। होता भाई भागो, तो कि कल हम अपने पापा को लेके आएंगे। हम लेते हैं घर पे। वो कहते कि ये लो बच्चों मैंने खाना तैयार कर दिया। होता मम्मा आपने, होता मैंने खा लिया। वो कहता मम्मा पहले आप खाइए। होता मेरा भी। तभी वहाँ पे हम देते हैं दूसरा बंदा वो टकरा आता है। वो होता आई एम सॉरी इस महीने का राशन जो है ना वो आने में देर हो गई। पुरानी सेंटेंस और उसके 2 कचरे बच्चे। हम लोग तो मर जाओ ना तो बेटर रहेगा यार, सुख शांति रहेगी। होता कमीने साले। तभी वो उसे मारता है कि तेरी क्या औकात है साले, बिन बाप की औलाद। उसे मारने लगता है। वो कहता है कि आज के लिए इतना ही मैं चाहता हूँ, और हम देते हैं। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ टेंशन मत लो। ब्रदर वांग आपने जैसे कहा था मैंने वैसे किया, अब आप जाइए, आप उनको थोड़ा महल की जीत दीजिए। बोला हाँ क्यों नहीं। वो कहता है कि क्या ये लेजेंडरी आई है, क्या मैं मरने वाला हूँ। नहीं मुझे जीना होगा, कोई भी मेरे बाप को रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरे पापा हैं, मैं अपनी माँ अपने बहन को सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। ये दर्द करता है सच में, तो ये होती है मौत इन द एंड। क्या सच में मैं मर जाऊंगा। मुझे ताकतवर बनना है अपनी मम्मी और अपने बहन के लिए, उन्हें बचाना है। मुझे मेरे पापा जैसा बनना है, एक ताकतवर आदमी। सभी लोग घबरा जाते हैं, पर तभी हमारा मेकर आता है और उस हथियार को अपने ऊपर ले लेता है। हमारा मेकर एक अटैक जोर से करता है और वहाँ पे उस डीमन को वहाँ मार देता है। वो कि सो स्ट्रॉन्ग, बस एक ही अटैक से। बाप रे कभी सोचा नहीं था कि इतना पावरफुल होगा। वो कि क्या बात है, हमारे बॉस ने तो उसको ब्रेक थ्रू करवा दिया। वो बच्चा इतने सच्चे यंग एज में, अब उसकी जो है ना हेवनली मेरिडियन वो रिपेयर हो चुकी है, सोल बोन उसकी रिपेयर हो चुकी है, फ्यूचर में उसकी लिमिटलेस बन चुकी है। द हॉल मास्टर ने हमें कहा था कि इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि जिससे शाओलिंग को लगे कि उसके ऊपर अटैक हो, पर लेकिन वो अटैक हमारे मास्टर ने चुपचाप ले लिया, क्योंकि वो है जो कि मास्टर है, जो कि अपने बच्चों को कभी मरता हुआ नहीं देखना चाहते। वो देखिए किस बात का तू प्लानिंग करे, हमारे हॉल मास्टर इनविजिबल इमोर्टल है यार, वो दुनिया को ब्रेक कर सकते हैं, तो बस उनको फॉलो करते रहे, मत भूल हम लोग भी उनके ही डिसेबल्स हैं, उनके चेले हैं। हमारे जो 8 पेविलियंस हैं हम सभी कितने पावरफुल हैं, हम उनके प्रति ट्रेंड हैं भाई, एकदम भरोसा रख तू। वो कि वाह कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब मैं तेरे मुंह से ये बातें सुनूंगा। वो कि ऐसी बात नहीं है। तभी वहाँ पे उसी दौरान वहाँ पे सासू माँ आ जाती है और एक बीस्ट को वहाँ पे मार देती है, और हम देते हैं वो लोग भी वहाँ फाइट करे होते हैं। वो कहता है पता नहीं कैसे हो गया, अचानक से हाई रैंक के बीस्ट यहाँ पे कैसे आ गए। वहाँ मेटर जाता सीधा अपनी वाइफ के पास। वो कहता है ये लो टेंशन मतलब ये ठीक है। बोला तुम, मतलब मैं भी ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। ठीक है। और उसने हमारे मेकर का कॉलर पकड़ के रखा होता है। वो कहता है हरी उसे हील करो। हम देते हैं वहाँ पे सेंटेंस और उसकी मास्टर भी वहाँ रुक जाती है। वो लोग भी जाते हैं कि मम्मी सिस्टर ओह तो तुम फाइनली नीचे आ गई, तो ये सच में तुम्हारे बच्चे हैं यानी मेरे भतीजे हैं, भतीजी है। होता हाँ ये चाओजिन
ये तुम्हारी आंटी है नून है। बोलते कि हेलो आंटी। बोलते कि आओ इंडोरेबल द सेंटेंस, तुम्हें अपने बिहाव में रहना चाहिए, ऐसा किसी भी कल्प्रिट के साथ ऐसा गुलम मिलम मत। गार्डियन एल्डर, आप मेरी बेटी को इस प्रकार से मत कीजिए। ये भी एक सेंटेंस थी, मतलब थी एक टाइम पे। ये सेंटेंस होने के नाते एक धब्बा है, पता नहीं कैसे ये बन गई थी। सेंटेंस को हमेशा अपने मान मर्यादा में रहना चाहिए, अपने वर्जिनिटी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। पर लेकिन पता नहीं तुम्हारी बेटी किस प्रकार से निकली, लगता है वो तुम पे ही गई है। ये थी कि उस दिन मैं अगर वहां नहीं होती ना, मे बी आई थिंक कोई तुम्हें मार देता। अगर मेरे पास अभी राइट है ना, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन दोनों बच्चों को जान से मार दूं। पता नहीं तुमने इनको पैदा ही क्यों नहीं दिया, मार दो इन दोनों को, समझे। तो शर्म आती है कि कैसे तुम पता नहीं यहाँ पे एक सेंटेंस बन गई थी। तुमने कितना गंदा काम किया, तुमने मेरी नाक कटा दी, इसके लिए मैं तुझे सजा दूंगी। और उसके बाद जैसे अटैक करने वाली थी वो उसका हाथ रोक देती है। वो कहती है कि आंट, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, पर लेकिन इनकी जिंदगी से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। वो तो आप थी जिन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। वो तो कि मेरे सामने बोलती है, तब माँ मेड रहा था, उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारता है और मारता ही जाता है, मारता ही जाता है। वो तो मैं तुझे मार दूंगी। वो कहता नहीं रुक जाओ, तब माँ मेड उसे दूर फेंकता है। वो कहते कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम इस बिच को बचाने की कोशिश कर रहे हो। हम आमेड उसकी पैरों के टांगे तोड़ देता है। वो कहता है कि अरे लिंक यहाँ प्लीज रुक जाओ, ये हम बात करते हैं। वो कहता है कि मुझे फालतू का समय बर्बाद करने की कोई आदत नहीं है, बातचीत करके। और उसके हाथ की हड्डियां भी तोड़ देता है। वो कहती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ ये बीस्ट है, मुझे लिंक यहाँ प्लीज। वो कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, प्लीज ये गाड़ी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ब्रदर इन लो अच्छा काम किया यार, वैसे तो मैं जानती हूँ मेरे ब्रदर इन लो को सच में बड़े कमाल के हैं। हाँ वो आंटी थी जिन्होंने आके कहा ऐसा कुछ किया था, मुझे खुशी है कि मेरे पास ऐसा जीजा जी है। वो कहता है कि बस तुम्हारे सेक्टर ने वैसे भी मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है, तभी सेंटेंस तुम मेरी एक ऐसे डिसेबल हो। और बाकी रही बात करें तुम, तो मैं तुम्हें चुनूंगा। वो कहता है क्या तुम मुझे चुनूंगा, तेरे अंडर में सीखने की तेरी क्या औकात है, सुन तेरी क्या क्वालिफिकेशन है, तू मुझे सिखा सके। मुझे ब्रदर वांग, उसने तुम्हें नहीं, उसने ब्रदर सीनियर ब्रदर मांग युवांग को चुना है। मुझे क्या है, एक मिनट क्या मुझे चुना है, साले तू ठीक, तू क्या सोच रहा है, तू इसे चुनेगा। होता हाँ मैं इसे चुनूंगा, तेरे को क्या लगता है तू जोकर। वो कहता है सीनियर ब्रदर वांग आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। अब वो था लास्ट वन, मैं अपने बेटे को चुनूंगा। वो कहता है लिंक यहाँ फिर से सोच लो यार, ग्रैंड एलन ने, वो हम देखते हैं ग्रैंड एलन के बारे में सोचता है। वो था कि ग्रैंड एलन ने तुम पे भरोसा किया, इंपॉर्टेंट टास्क देके तुम्हें हमारे सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, पर लेकिन तुम अपने बेटे को चुन रहे हो। वो कहता है कि इसने सेक्टर के टेस्ट को पास किया है, तो अभी के लिए ये मेरा बेटा नहीं, इस सेक्टर का एज अ डिसेबल है। वो देख क्या होता, हाँ सेक्टर लीडर, इसने टेस्ट को पास किया, इसने सेकंड स्टेज को पास कर लिया, इसके पास अभी कोई टेक्निक नहीं है, पर लेकिन ये हमारा ऑफिशियली हमारे सेक्टर का डिसेबल है, तो एज इसके पास राइट है। तो ऑलराइट, कल सुबह सभी लोग ड्रैगन क्लिफ के ऊपर तैयार रहना, मैं आऊंगा वहाँ पे। मुझे कुछ भी गलत चीजें नहीं चाहिए वहाँ पे। वो कितना तू कमीने हुक्म कैसा दे सकता है, उधर सेक्टर लीडर ये हमें इसी प्रकार से ह्यूमिलेट करके जा रहा है। होता है कि मुझे भी जानना है कि ये बच्चों को कल क्या सिखाता है। हम आमिटर उनको बुलाता है। वो होता है कि ये रैंक ये बीस्ट जो ना ये बड़े अजीब थे। आमतौर पर बीस्ट का होता है इवोल्यूशन, इनका हुआ है म्यूटेशन। होता है म्यूटेशन, ये ईस्ट की तरफ से आए थे, पता करो लगता है वहाँ कोई है हमारा ही बंदा। देखते हैं किसी जंगल में जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों के दोनों घोस्ट सर्वेंट जो होते हैं वो वहाँ पे किसी बीस्ट कुछ बीस्ट के साथ कुछ करे होते हैं। हम देखते हैं एक वहाँ पे उस जिंदा घोड़े को ही खा जाता है। वो कहता है कि ये तो 100 घोस्ट एबिस के लोग है ना, डली किंग ने कहा था कि 2 बंदे आएंगे, ये इतनी जल्दी आ जाएंगे। तो पहले स्लोड लगता है कि बीस्ट का जो अटैक है वो सडनली इनके द्वारा ही किया गया था, वो हम इन पे अटैक करें। वो तो नहीं, पहले मैं जाता हूँ। वो कहता है कि अबे साले तू जिंदा घोड़ा कहाँ गया। वो कहता है भूख लगी थी, कहाँ गया यार ग्रेडी घोस्ट, तुम्हारे जैसे तो हूँ नहीं कि यार एकदम सूखा सा पतला सा। वो कहता है देख मैं क्वालिटी की चीज़ें खाता हूँ, बेस्ट थिंग खाता हूँ, तो क्या बढ़िया चीज़ें खाने में मेरे को टाइम लगता है और ढूंढने में भी। तेरी तरह नहीं हूँ अड़ो धड़ो कुछ भी आके मेरे पेट में पड़ो। फिर वो बीस्ट के साथ कुछ करने लगते हैं, तभी हम देखते हैं उन बीस्ट के ऊपर कोई अटैक करता है, उनको मार देता है। वो कहते हैं ये तो घोस्टली सीक्रेट टेक्निक है, एक मिनट हम देते हैं। वहाँ पे आता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो होता है कि इविल घोस्ट आप यहाँ पे। वो कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। होता है इविल घोस्ट, हम लोग यहाँ पे फ्रीकी घोस्ट के द्वारा भेजे गए हैं, ये बातचीत करने का समय नहीं है। वो वहाँ पे उसके सारे बीस्ट को मार देता है। वो देखिए फ्रीकी घोस्ट ने हमें यहाँ भेजा है हार्ट सेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए, वहाँ से वो जेट लेने के लिए। वो देखिए हाँ हाँ हमारी बात सुनो, हम तो बस यहाँ पे उनकी ही मदद कर रहे थे। वो वहाँ पे उनको मारता जा रहा होता है। वो द इविल घोस्ट प्लीज आप हमें सर डरा नहीं सकते। वो कहते हैं कि देखिए सर आज एक मीटिंग हुई थी एक यंग आदमी के साथ, मैंने उसका पूरा एक हाथ खा लिया था, उसके पास से हमने सेकंड रिवोल्यूशनरी ग्रैंड पिल ली थी। वो कहता है अरे मोटे, वो कहता है कि ये इसका प्लान था घोस्ट ग्रेडी घोस्ट का, हम सेक्टर में जाएंगे उसे तबाह कर देंगे, सेक्टर का माल मसाला सब लूट लेंगे वापस आ जाएंगे, यही था। वो उसके पास से वो पिल ले लेता है। वो कहता है कि क्या तुम लोगों ने मैजिक बीस्ट को म्यूटेट किया। होता नहीं, हम तो बस इनको कंट्रोल करें। ये पता नहीं जैसे अचानक से सडनली म्यूटेटेड हो गए, इतने हाई लेवल पे पहुंच गए, इनके पास इनकी इंटेलिजेंस भी नहीं थी। वो कहते ट्यून कल रात जब तुम लोग स्पाई से मिलो तो बाद में मुझे बता देना। वो कहता है कि क्या आप वापस जा रहे हैं, लेकिन फ्रीकी घोस्ट ने तो हमें मना किया वापस जाने के लिए। वो कहता है ये लो
इसे दे देना। वो तो ये पत्थर का टुकड़ा, वो तो ये क्या, वो तो चल 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 डोंट नो, पर लेकिन मेरी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, कुछ होने वाला है। इविल घोस्ट ये हमारे फिर घोस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। चलो चलो चलो, पहले स्लोट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेक्टर के अंदर एक स्पाई भी है, वो तो मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता था। यहाँ पे नदी के पास मैं आया हूँ, वो तो यहाँ पे वो कहता कि इस पानी को चेक करो। वो एकदम पोस्ट, इस पानी के अंदर कुछ गड़बड़ है। इसके जो सोर्स मटेरियल्स है ना वो थोड़े से अलग है। इसके अंदर वीक मेडिसिन डाली गई है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर जबरदस्ती किसी ने कुछ दवाइयाँ डाली है जिसके कारण ये बीस्ट म्यूटेड हो गए। वो देखे लिंक यांग, वो देखिए यस मास्टर, वो आप बताइए मेरे लिए क्या ऑर्डर है। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि ये देखो कि नदी कहाँ से आ रही है, शुरुआत कहाँ से है, पता करो कि इसके अंदर ये कहाँ से क्या तक आया है। वो देखिए कि नदी जो है ये विंड नेशन की तरफ आ रही है, राइजिंग सन नेशन की तरफ से। वो तो अच्छा राइजिंग सन नेशन, मुझे जहाँ तक याद है रिसेंटली उसके द्वारा कोई न्यूज़ आई थी, सन राइजिंग नेशन जो है वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ एक्सप्लोजिव वगैरह डिसोलेटेड रिलम के अंदर। वो तो हाँ बॉस, डिसोलेटेड रिलम के अंदर वो कुछ करने की कोशिश किया। वहाँ पे जो उनका एक फर्नेस था वो तबाह हो चुका है, जिसके अंदर डिसोलेटेड रिलम के कुछ मटेरियल थे, एंड देन ब्लास्ट होने के कारण वो कहता मैं समझ गया, यानी कि वहाँ से वो हाई एनर्जी और हेवनली मटेरियल को कलेक्ट करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर लेकिन वो एलेक्सर वगैरह सब कुछ फेल हो गया, जिसके कारण उन्होंने माल मसाले को इस नदी के अंदर डाल दिया। होता यंग मास्टर ये बड़ा सस्पिशियस है, राइजिंग नेशन ऐसा क्यों करा है, हमने तो आखिरकार उनको मना किया था ये सब कुछ करने के लिए, पर फिर भी वो कहता कि वो डिसोलेटेड रिलम को ओपन करें। अबे यार हमने 10 साल पहले उस रिलम को बंद किया था, उसके अंदर से निकलने वाले उन मॉन्स्टर्स वगैरह वो क्या वापस इंसानों की जान को मारना चाहते हैं क्या, वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। किंग को भेजो और वहाँ पे जांग जुओ हंटर्स को बोलो इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखे, और शुई ये को भी बोलो जैसे ये सब कुछ हो जाएगा मैं खुद आऊंगा पर्सनली मीट करने के लिए। वो ठीक है समझ गया। मिंग यू तुम एक काम करो, मिस्टीरियस रिंग सेक्टर का और राइजिंग सन सेक्टर का, सन नेशन का क्या लेन देन है इनका पता करो, इस चीज के ऊपर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मुझे डोंट वरी मास्टर, मैं देख लूंगा। वो जो मिस्टीरियस रिंग सेक्टर अभी भी हमारा काम का है, उसे तबाह करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 दिन बाद जब कंपटीशन शुरू होगा तब हम देखेंगे कि कौन है वो सस्पिशियस जिसके बारे में ये बात कर रहा था। वो देखिए क्लियर अब तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। मिस्टीरियस रिंग सेक्टर का जो एन सेक्टर है ना वहाँ पे वो और उसके 2-3 चमचे वो थोड़े पावरफुल है, पर इतने भी नहीं मेरे बराबर। देखते हैं सीन आता है अपनी यान की तरफ, जहाँ पे हम देते हैं यान बेटी होती है, तभी हम देते हैं उसकी बहन आती है कि क्या हुआ दीदी, क्या जीजा जी और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है यार। वो कहते हैं कि वो तुम्हारे जीजा जी नहीं है। वो तो कम हो मेरे सामने तो एक्टिंग करना बंद कर दो, बहन हूँ तुम्हारी। वो देखिए मैंने ओरिजिनल प्लान बनाया था कि मैं सेक्टर को और इस जगह को छोड़ के मैं और मेरे दोनों बच्चों के साथ वहाँ पे आराम से सेकुलेशन में रहेंगे, पर लेकिन अचानक से वो आया एंड देन सब कुछ हमारा भाग्य आपस में जुड़ा हुआ था। दुनिया में यहाँ पे कर क्या रहा है, उसे तो इमोर्टल बन के यहाँ से चले जाना चाहिए था। उसके वो 5 इमोर्टल सबसे पावरफुल दुश्मन जो कि उसका इंतजार कर रहे हैं तो मारने के लिए, मेरे और मेरे बच्चों के अपीयरेंस के कारण हम उसके ऊपर बर्डन बनेंगे। यदि लोगों को पता चला कि मैं उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे भी हैं तो लोग हमारे पीछे पड़ेंगे। मैं अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं डाल सकती, मैं जानती हूँ कि मैं गलत करूंगी, कि मैं उनको उनके पिता से अलग करूंगी, पर फिर भी वो कह रही है अरे दीदी यार कसम से कभी कभार तुम्हें ओपन माइंडेड हो जाना चाहिए मेरी तरह यार। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, जीजाजी की साइड में तुम और अगर बच्चे रहेंगे तो उनको हिम्मत मिलेगी ना, क्या आखिरकार उनकी कमजोरी हो तुम। दीदी आई नो जिंदगी में सेल्फिशनेस अच्छी बात है, पर कभी कभार ये हमारे लिए मुसीबत भी बन जाती है। जीजाजी के बारे में खुद के बारे में सोचो, वो जाने लगती है। मुझे पता नहीं लव बर्ड्स का क्या होगा। वेट क्या कहा, 5 इमोर्टल्स? ये 1 मिनट, कहीं तुम उन लेजेंडरी 5 इमोर्टल्स की बात नहीं कर रही जो कि इस दुनिया में भी डोमिनेट कर रहे हैं? क्या वो जीजाजी के दुश्मन है? यानी कि जीजाजी कितने पावरफुल होंगे यार। वो जाने लगती है और अपनी पुरानी बातें याद करती है कि कैसे वो मेन कैरेक्टर मिले थे। वो कहती है तुम ठीक हो? वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? वो कहता है कि मैं पेड़ हूँ, तुम? वो कहता मैं पेड़ पे लगने वाली कली। वो कहती है कि बर्फ पड़ने लग गई, चलो मेरे साथ। और एक केव के पास जहाँ पे हमारा मेगेटर होता है वो उसके पास जाती है और उसकी कलाई चेक करती है। वो कहती है कि कितना समय है? वो कहता बस गिन के कोई 2 से 3 साल। वो कहती प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे लिए इतना गलत किया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। वो कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों 2 जिस्म, एक जान है, तुम जहाँ मैं वहाँ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो देखी मुझसे वादा करो यदि कोई अगर तुम्हें मेरे नाम पे धमकाए तो तुम नहीं धमकोगे। वो कहता ऐसा कोई दिन ही नहीं आएगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। वो कहता है कि ठीक है, तो यानी अब हम इस चीज को छोड़ नहीं सकते, मुझे भी अपने कल्टीवेशन को रिकवर करना होगा, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, पहले हम इस चीज को तोड़ लेंगे, ठीक है, एक रास्ता है फॉर्मेशन की मदद से हम इसे तोड़ लेंगे, पर लेकिन उसके थ्रू अगर हम तोड़ दिया तो मेरी पूरी बॉडी क्रिपल हो जाएगी, जिसके थ्रू क्या है कि मेरी पूरी मेडियंस को वापस सही करना पड़ेगा, मुझे एक नई कल्टीवेशन जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। और यदि अगर ऐसा हुआ तो मेरी बहन की मेडियंस भी टूट जाएगी, क्योंकि हम दोनों की मेडियंस आपस में जुड़ी हुई है। और सेकेंडली हमें फोर्सफुली इसे तोड़ना होगा, पर लेकिन उसके लिए
लिए हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल्स, ठीक है, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मेशन, उसकी जरूरत पड़ेगी। 8% चांसेस है। ओरिजिनली मैंने सोचा था कि मैं अपनी कल्टीवेशन को सेकंड वेज से शुरू करने के बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगी अपने दोनों बच्चों के साथ और अच्छी सी जिंदगी बिताऊंगी। पर लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस सॉल्यूशन को ढूंढो। मैं जानती हूँ पूरी दुनिया में यदि अगर मैं सबसे ज्यादा किस पे भरोसा करती हूँ तो वो तुम हो। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे फ्यूचर में भी ट्रबल करूंगी। वो तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वो जाने लगते हैं। वो तो चलो घर चलते हैं, मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा घर तुम्हारा घर है, चलो। और उसे अपने साथ लेके जाने लगती है। फिर अगले दिन सुबह जहाँ पे हमारा मीकेटिक कहता है कि इस सेक्टर के अंदर मेरे पास 5 दिन है कि मैं तुम पांचों को कुछ सिखाऊं। साइंटिस्ट, तुम्हारा जो टैलेंट है वो बढ़िया है, पर लेकिन तुम्हारा जो फाउंडेशन है वो अभी भी अनस्टेबल है। तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी कमियां हैं। यदि अगर उनको पूरा नहीं किया तो आगे चल के जब तुम्हारी पावर बढ़ेगी तो वो पावर अनस्टेबल रह जाएगी, जिसके चक्कर में तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट भी हो सकती है। साइंटिस्ट, तुम्हारी पावर बड़ी कमाल की है, तुम्हारे पास जनरेशन टू जनरेशन पावर आई है, पर लेकिन ये जो पावर है ये तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा टैलेंट बड़ा कमाल का है, पर लेकिन तुम इस भाग्य से बच नहीं सकती हो। वो कहती तो मैं क्या करूं चाची, मुझे बताइए। मतलब डरो मत, ये लो। और वो अपनी पावर देता है। पता है, कहती याद रखना, ये जो पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही है ये मेरी पावर है। ये तुम्हारे अंदर की जो बॉडी के जो ऑर्गन है उनको सही संभाल कर रखेगी। ये बात करूँ तुम्हारी माँ चैन, मैं एक टेक्निक दूंगा जिसे तुम्हें दिन रात प्रैक्टिस करनी है। 5 दिन है तुम्हारे पास। वो बोलते कि कैसी टेक्निक? वो बोलते ये टेक्निक है, इसके अकॉर्डिंग तुम प्रैक्टिसिंग करो, लिख के ले लो, तुम बहुत पावरफुल बनोगे। वो कहता है याद रखना, उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे हमेशा आराम से चलना चाहिए। जिंदगी में अगर तेज भागोगे तो उबड़ खाबड़ से गिर जाओगे और क्या पता मर भी जा सकते हो। देखिए आपने मुझे क्यों चुना? मेरे सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर्स भी तो बड़े कमाल के थे। वो कहता जब लास्ट टाइम अटैक हुआ था तो सभी ने रिट्रीट किया था, पर लेकिन तुमने रिट्रीट नहीं किया था, तुम अंत तक खड़े रहे। तुम्हारा एम्बिशन बड़ा कमाल का है। और रही बात करूं बेटा तुम्हारी, डैड, वो कहता है तुम ऑफिशियली अभी तक कल्टीवेटर बने नहीं हो, पर लेकिन अब तुम्हारी कल्टीवेशन जर्नी शुरू हो चुकी है। कल्टीवेशन को कई भागों में बांटा गया है। शुरुआती लेवल है ट्रांसजेंडर, सेकंड है ट्रू बिगिनिंग, उसके बाद है डेकन लेवल, फिर है मोनाज लेवल, फिर है सेंट एम्परर लेवल, फिर है ग्रेट एम्परर, उसके ऊपर है सुप्रीम ग्रेट एम्परर। उनको भी बीच में से डिवाइड किया गया है। पहला है इंटरमीडियम, फिर है मिडिल, फिर है हाई, एंड देन फिर लास्ट है एकदम पीक। और यदि अगर तुम एक बार ग्रेट एम्परर में भी पहुंच जाते हो ना तो ग्रेट एम्परर में भी मतलब कि डिवाइडेड किए गए 3 भागों के अंदर, मेजेस्टिक, पेनुमिला एंड स्टार रिवर। देखिए तो करेक्टर साइज रिलम का क्या अर्थ है? वो कहता है अभी तुम्हें समझने की पूरा समय लगेगा। जब तुम्हें कल्टीवेशन जर्नी शुरू हो जाएगी तो तुम्हें कल्टीवेशन का अर्थ भी समझ आएगा। वो पत्थर उठा के दूर फेंकता है, वो इधर जाके उसे लेके आओ। वो इधर कि इसमें क्या मुश्किल है। वो जैसे जाने लगता है वहां पे उसके ऊपर एक फार्मेशन आ जाती है। फार्मेशन उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहता है कि यदि अगर तुम हिलोगे नहीं तो तुम्हें मौत दिखेगी। तुम्हें बचना है, तुम्हें हिलना है, क्योंकि तुम मारे जाओगे। और वो आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है ये मजाक नहीं है। वो देखिए बाप रे, ये तो डीमन लॉकिंग सोर फॉर्मेशन है। हाँ, आपको ये फॉर्मेशन कैसे आती है? वो कहते बस थोड़ा सा मेथड मुझे भी आता है, मैंने देख लिया था। वो कहते सर आप एक बच्चे को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, कम से कम वो सोड उसे मार देगी, प्लीज आप उसे बचाइए। वो कहता है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मौत भी जरूरी है। यदि अगर तुम लक पे रिले रहोगे ना तो तुम्हारा लक तुम्हें सारी जिंदगी नहीं बचा पाएगा। एक समय आने पे लक और तुम्हारा भाग्य दोनों तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। हम देते हैं बेटे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। वो कहते हैं कि अब इस पे तुम्हारी है, तुम्हें अगर ताकतवर बनना है तो तुम्हें जीना होगा, और तुम्हें कमजोर बन के रहना है तो मर जाओ। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इन सोर्स से बचना होगा, मुझे वो पत्थर को लेके आना होगा, पर ये सोर्स बड़ी पावरफुल है, मुझे मरना नहीं है। और वो उनसे बच रहा होता है। वो एकदम मास्टर, क्या सच में आप यंग मास्टर को अपनी उस समय लास्ट टाइम जब आपने टेक्निक पास की था, लाइफ एंड डेथ टेक्निक, जो कि 8 डिवाइन टेक्निक्स में से एक है, उसके बाद से ही आप ये इनके ऊपर इतनी कठोरता? वो कहता है कि जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना है तो हमें मौत को यानी कि डेथ को एक्सपीरियंस करना होगा, क्योंकि अगर हमें एक बार डेथ एक्सपीरियंस हो गई तो हमारा माइंड खुल जाएगा, उसके ऊपर जो बंधन है वो टूट जाएंगे। हमारी बॉडी जो जिन चेन से बंधी हुई है, जिस भाग्य की, जिस हेवन एंड अर्थ से बंधी हुई है, वो उस चीज से मुक्त हो जाएगी। हमारी फाउंडेशन बहुत ज्यादा बिल्ड होगी। ये मेरे बेटे के लिए है। अगर वो जी गया तो ठीक, नहीं तो फिर मुझे अपने आप कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हम लेते हैं। वो कहता है बस थोड़ा सा और मैं कर लूंगा। और वो जैसे ही उस पत्थर को छू लेता है वो बच जाता है। होता फाइनली। वो कहता है कि इनके जीने का डिजायर इन्होंने और ज्यादा पावरफुल बना लिया। इनकी इंसेंसेस अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। ये फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। होता कि शुई जल्द से जल्द हेवली पेविलियन में जाओ, जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो करके क्या हो। बोलते ठीक है मास्टर। हम आमिर अपनी खून की बूंद देता है जिससे वो वापस उसे जिंदा करता है। वो कहता है ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म होता है। बोलते क्या? पर लेकिन अब तक हमने पर्टिकुलर प्रैक्टिसिंग तो की नहीं, मतलब उसकी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं हॉल के अंदर जहाँ पे वो कह जाता हो तुम फाइनली आ गए। कि यू माउंटेन से कुछ मदद मिली, उनका क्या रिएक्शन था, उनकी क्या डिमांड है, हमें बताओ। ग्रेट कंपटीशन हमारा जल्दी पास आने वाला है। श्योंग सेक्टर जो है वो ऑलरेडी आने वाला है, कुछ ही दिन रहे हैं। वो कहता है क्यांग माउंटेन जो है ना वो तबाह हो चुका है, एंटायर क्यांग माउंटेन तबाह हो चुका है। बोलते क्या मजाक कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता यार। होता सेक्टर मास्टर, सच में मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद वहां जाके देखा, वहां एक भी सेक्टर में एक भी बंदा नहीं था।
उधर फॉर्चुनेटली सुप्रीम एल्डर जो है उन्होंने अपने सर्कुलेशन को कंप्लीट कर लिया, वो बाहर आने वाले हैं। पर लेकिन वो अब तक फॉरबिडन एरिया से बाहर नहीं आए हैं। वो कहता जानता हूँ, वो कहता पर लेकिन सर क्या अब हम सच में लिंक टियांग के मेथड के ऊपर ही रिले रह सकते हैं कि जो हमारे बच्चे उनके पास सीख रहे हैं। वो कहता है एल्डर शिया, यदि अगर वो हमें अपनी 5 इमोर्टल पिल देते तो हम कुछ कर सकते हैं। हम देते हैं हम वहाँ पे फैमिली टेबल पे, जहाँ पे हम देखते हैं माँ मेगडी की बेटी और उसकी साली दोनों आराम से मजे कर रहे होते हैं। बाप बेटों के बीच में दोनों माहौल ऑकवर्ड है। उसकी वाइफ कहती है कि मैं जानती हूँ हमारे बेटे में थोड़ा सा फीलिंग को लेके इशू रहता है, क्योंकि वो एक लड़का है, उसको टाइम लगेगा तुम्हारे प्रति फीलिंग बनाने में। तभी वहां पे हम देखते हैं ससुर आता है। उधर डार्लिंग तुम कहाँ थे इतने दिनों से? वो था बस ठेके पे था, पढ़ा रहा था। वो था जस्ट इनके लिए सूप लेके आओ, क्या जस्ट इनका ध्यान रखो। वो था पापा आप प्लीज बैठिए। वो था दादाजी। वो था ओ मेरी बेटी की औलाद है। हाँ, एक मिनट, अरे तुम इसकी हालत भी मेरे जैसी ही है। मैं भी क्रिपल हूँ, ये भी क्रिपल है। इसका स्पिरिचुअल बोन्स है वो गायब हो चुका है, इसकी मीडियंस क्रिपल हो चुकी है। अरे कि क्या भाग्य है हमारे फैमिली में, तुम क्रिपल हो और हमारे बच्चे भी, तुम्हारी बेटी क्रिपल है और उसके बच्चे भी क्रिपल है। वो कहती कि मैं तुम्हारे लिए 5 इमोर्टल पिल लेके आई हूँ, इसको खाने के बाद तुम अपने आप को ठीक कर सकते हो। वो कहता ये यूजलेस है। ये मेरे पे काम नहीं करेगी, मेरे मेडियंस के ऊपर अटैक किया गया है, उनको ठीक भी कर लूं तो भी क्या होगा, ये काम नहीं करेगी। वो कहते कि ऐसा पिताजी सूप। वो कहता है हटाओ ऐसे यार, मैंने सुना है ग्रेट कंपटीशन शुरू होने वाला है शुआंगिंग सेक्टर के बीच में हमारा। मैं तो यही कहूंगा सरेंडर कर दो, और क्या ही कर सकते हैं। वो देखे सच में यूजलेस है। बोलता हाँ ये यूजलेस है उस आदमी के ऊपर जिसने जीने की चाह ही छोड़ दी है। ओ मेरे प्यारे दामाद। वो कहता है एक जिंदा आदमी से बेटर तो मरा हुआ आदमी होता है। तुम अपने आप को मरे हुए से ज्यादा बदतर का मान सकते हो, क्योंकि कम से कम उसमें जीने की चाहत होती है ना। तुम जीने के काबिल हो, तुम्हारी से मेडियन सी तो टूटी है, तुम अभी भी चल सकते हो, दिमाग काम करता है, खाना बनाना जानते हो, हाथ पैर काम करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम्हारी फाउंडेशन तो क्रिपल हुई है। और तुम्हारे तो अपना जीने का एम्बिशन ही छोड़ दिया। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था? क्या तुम अपना बदला लेना नहीं चाहते? क्या सारी जिंदगी बस इसी प्रकार से पड़े रहना चाहते हो? क्या तुम अपनी बेटी को कोई ज्ञान नहीं देना चाहते? तुम्हारे पास इतने जिंदगी का एक्सपीरियंस है कल्टीवेशन का, तुमने आज तक कभी भी अपनी बीवी और अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा। एक सेल्फिशनेस आदमी हो तुम। वो कहता है तुम्हें मुझे जितना कहना है कह लो, मैंने जीने की चाह बस छोड़ दी थी। वो तो सही कहा, तुम अपनी फैमिली के ऊपर एक वेस्ट ऑफ टाइम हो, तुम्हें पे खाना वगैरह सब बर्बाद करना बर्बादी है बहुत बड़ी। वो तो लिया प्लीज रुक जाओ। वो कहता है कि मैं क्या रुकूं, आप भी इसमें इंक्लूडेड है, तुम बस खुद के ऊपर सोचते हो। कभी अपनी वाइफ से पूछा कि किस हालात में हो, कभी अपने बच्चियों से पूछा कि किस हालात में हो तुम? तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है इस घर के अंदर कुछ भी कहने का, तुम बस इस घर के ऊपर एक अबेंडेड हो। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। वो बाहर आ जाता है। वो कहता है सीने बदे क्या सच में हम एलिस यहाँ से वो 5 इमोर्टल पिल ले लेंगे? वो कहता है सेक्टर मास्टर का ऑर्डर है चलो। वो कहता है कि मत बोलो यार, वू फैंग वो आदमी, ये वू फैंग की फैमिली है, वो कितना पावरफुल था मत बोलो, उसने पूरे डिमोनिक वर्ल्ड के ऊपर अपना राज करके रखा था, सारे डीमंस उसके नाम से आज भी कांपते हैं। वो कहता है वो एक क्रिपल है। तभी हमारा मैडम वहां गया होता है। वो कहता है ये कौन है साले, तू समझता क्या है, हट हमारे रास्ते से, हमें वो पिल लेना है। वो कहते सीनियर बता यही है न्यू चीफ डिसाइबल। वो कहता तू वो है जिसने मेरे सीनियर बदे से उसकी पोजीशन सी ली, आज मैं उसके बिहाफ पे तुझे सबक सिखाऊंगा। पर मामेटा उसकी उंगलियां तोड़ देता है। वो तो मेरी उंगली। वो कहता है क्या कहा, अभी एक टूटी है अभी 1000 टूटेगी। वो कहता है ये हमारे सेक्टर मास्टर का ऑर्डर है, क्या तुम उनके ऑर्डर को नहीं मानोगे? तभी मामेटा उसके हाथों की सारी उंगलियां तोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। फिर रात को जहाँ पे हमामेड कहता है क्या तुम लेके आए? वो कहता हाँ मास्टर, जैसा आपने मुझे कहा था उस हैमर की मदद से मैंने ये बना लिया, ये लीजिए। वो कहता है कि एकदम परफेक्ट है। वो तब पर लेकिन सर यंग मास्टर का जो सुप्रीम बोन जो है ना, सेलेस्टियल बोन, वो अब तक गायब है। आपको पूरा यकीन है कि यदि वो सत्या का इस्तेमाल करेंगे तो बचेंगी? उनकी बॉडी अभी इतनी कैपेबल नहीं है, मेरे ख्याल से हमें अपना मेथड अपनाना चाहिए। वो कहता है कि ये लो मेरे पास है। वो कहता है एक मिनट, ये तो वो जांग टोंग की स्पिरिचुअल बॉन है ना जो कि आपने उससे ली थी, और वो उससे तलवार के साथ उसे मर्ज करने लगता है। बोला ओ हाँ मैं समझ गया, आप क्या क्रिएट करने की कोशिश करें, आप उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे हैं। जैसे ही इसके अंदर इसकी जान आ जाएगी और जब यंग मास्टर के पास उनका खुद का स्पिरिचुअल बॉन आ जाएगा, तब आप इन दोनों को मर्ज कर देंगे, जिसके कारण क्या है कि उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो कहता है कि उसका सेलेस्टियल बोन जो है ना वो गायब है, लेकिन फिर भी ये जो सेलेस्टियल बोन है ये फिर भी एक टॉप नॉच है, ये सुटेबल रहेगा इस वेपन के लिए। वो तो मस्त, वो लोग आ गए। वो था क्या ग्रीडिंग माय टू एनिमीज, पता है कि कुछ खबर? वो कहता है बॉस हम इससे जेड के बारे में पूछें? कि 2 ग्रेट एम्बिशंस बताइए यहाँ पे इसको क्या हुआ? वो कहता है इस समय हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कुछ ढूंढो, ये रहा। इसे कहते हैं कियानू जेड। मामेटा भी ये देखो सुन रहा होता है। वो तो ऐसे कहते हैं, दूसरे भाषा में भी इसे स्टार जेड भी कहते हैं, इसे ढूंढ के लेके आओ। तो सर ये काम तो मैं कर लूंगा, परंतु इस वक्त हमारा जो ये सेक्टर है यानी कि हार्ट सेक्टर, ये सब बहुत बड़ी मुसीबत में है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमारे पर कभी भी अटैक कर सकता है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में है, इस वक्त हमें आपकी मदद चाहिए। हम वहां से जैसे हमारे पे अटैक होगा हम सारा ट्रेजर वेजर लेके यहाँ से निकल लेंगे, पर यदि कोई मुसीबत आए तो मैं चाहता हूँ कि आप
मेरी मदद कीजिए। बताओ ऑल राइट, ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम जाओ। वो कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। वो कहता है ग्रेडी घोस्ट, क्या तुम सच में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो? वो कहता है फ्रीकी घोस्ट, यहाँ मतलब कि इस वक्त जो इविल घोस्ट है वो यहीं पे है, फ्रीकी घोस्ट ने हमें काम दिया है, इस वक्त हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, बस चलने के अलावा। वो तो सही कहा। वो कहता है सच में लगता है कि अब कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। वो कहता है कि सर ये तो सच में वही था ना? वो कहता है हाँ ये वही था। वो तो सर क्या मैं जाके उसे पकड़ लूं? वो कहता है नहीं, ये जो हार्ट सेक्टर का जो टेररिस्ट है ना, ये स्वयं खुद अपने आप आगे आएगा। हम देते हैं हमारे फादर इन लोग को, जो कि कुछ सोच रहा होता है। वो देखिए क्या नहीं, तुम सोए नहीं? वो होता है कि जुन, जब से मेरी ब्रेन टूटी है तब से बस मेरा सहारा ये अल्कोहल ही है। दर दर भटकता रहा, कभी कोई मेहनत नहीं की, ना जानने की कोशिश की ये कैसे हुआ। बस एक यूजलेस आदमी बन के मैं रह गया। वो बच्चा सही कह रहा था, मेरे पास अभी भी दिमाग है, सांसें ले सकता हूँ, दिल जिंदा है, शरीर जिंदा है, ताकत करने का इन्वेंशन अभी भी है मेरे पास, बस जीने की चाह ही तो मैंने छोड़ी थी। यदि बस एक बार मेरे पास मेरी चाह आ जाए तो मैं सब कुछ करने के तैयार हूँ। मुझे माफ कर देना कि पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मैंने तुम पे छोड़ के रखी थी। आई एम रियली रियली सॉरी। वो कहती कि इस मोमेंट का मैं कब से इंतजार करी थी। अगले दिन सुबह हम देखते हैं, वो कहते एक मिनट, क्या ये पिताजी है, क्या ये पप्पा है? वो कहता है कि तुम दोनों को थोड़ा बिहेव होना चाहिए, मैं वापस ठीक हो चुका हूँ, इस घर में कोई भी दारू नहीं पिएगा। और लगता है कि उस बच्चे ने मुझे जगा दिया है मेरी नींद से। ये लो, तुम दोनों के लिए मेरा कल्टीवेशन एक्सपीरियंस है जो कि कल रात मैंने लिखा था, और यदि कोई भी कुछ भी काम हो तुम मुझसे पूछ सकते हो कल्टीवेशन के मामले में। मुझे डैड आपका ये मेथड तो कितना डिसेंट है, जीजा जी ने जो मेथड दिया है वो ज्यादा बेटर है। बोले क्या? वो कहता है फादर मैं मेहनत करूंगी, टेंशन मत लो। हमारा मेड उसके लिए चाय देता है और चाय में कुछ मिलाता है कि ये लीजिए ससुर जी चाय पीजिए। वो चाय पीता है तो जो उसके एक्यूपंचर पॉइंट्स होते हैं, यहाँ तक कि जो उसकी मेडिसिन होती है वो रिकवर हो जाती है। वो कहती है कि मैं ठीक हो गया, सच में ये चाय तो। वो कहता है कि दामाद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है कि ससुर जी ऐसा मत कीजिए, मैं आपका दामाद हूँ, अभी भी इतना काफी नहीं है, आपकी मेडिसिन अभी भी हील हुई है, आपके समय में इतना टाइम आपने लिया है, उस टाइम दौरान आपके दुश्मनों ने तो कई ज्यादा अपने पाव को बढ़ा लिए, ये लीजिए इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए, अपनी कल्टीवेशन को वापस अपने पुराने स्टेज पे पहुंचाइए, फिर से पावरफुल बनिए, अपनी प्रोफाइल को लो ही रखिए, किसी को मत पता चलने दीजिए कि आप अब ठीक हो चुके हैं, ठीक है? और समय आने पे आप 5 स्टार इमोर्टल पिल भी यूज लीजिए और अपने स्टेज में वापस आ जाएंगे। वो देखिए दामाद जी मुझे नहीं पता कि मैं कैसा आपका शुक्रिया अदा करूँ। वो देखिए शुक्रिया अदा अभी मत कीजिए, 5 दिन बाद मैं आपके लिए कोई गिफ्ट तैयार करूंगा। वो देखिए गिफ्ट? वो तो हाँ, क्या आपको नहीं जानना कि आपकी मेडियंस टूटी कैसी थी? क्या आपको नहीं जानना कि आपके साथ ऐसा किसने किया था? आपको बदला नहीं लेना? वो तो हाँ, मुझे बताइए कौन है वो तो समय आने पे वो स्वयं खुद आपके आगे आएगा, बस आप इंतजार रखिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों ये कहानी तो बड़ी लंबी है, बड़ी बहुत बड़ी है, अरे मैया सच में कसम से हालत खराब हुई थी करते करते, पर लेकिन कहानी बड़ी औसम है, एक तो सरल भाषा में भी है, दूसरा चैप्टर भी बड़े 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 हैं, तीसरा कहानी में भी थोड़ा दम है, बढ़िया है, अच्छा लगा जानना है इसमें आगे क्या होता है। ठीक है, यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, तो नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैं कहानी आगे भी कंटिन्यू रखूंगा, हाँ अभी भी आगे इसके चैप्टर बहुत है, मैं करूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं या तो 1 घंटे की वीडियो लेके आऊंगा तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी, और अगर 2-2 घंटे की वीडियो चाहिए तो वो 2 दिन में या 3 दिन में एक बार आएगी। आपको क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? तो मिलती है अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।